Yes. Now, good morning to all of you. Oh, Maramari, be with me. Two things I wanted to tell before I start with the lecture. First one is that तुमचा तर लेक्चर मला वाटतं ऑलमोस्ट 3 वाजेपर्यंत असतं. तर समजा जर का असं काही झालं की सर डबा खायला उशीर झाला तर काय करायचं. जसं मी तुम्हाला आधी सांगायचो माझ्या त्या लेक्चरमध्ये 5 नंबरच्या रूम मध्ये मी आल्यावर पण डबा खायला मला चालतो, मला काही प्रॉब्लेम नसतो. माझं लेक्चर चालू असेल तुम्ही डबा खायला तरी मला काही राग बी येत नाही. घाबरू नका, मी तुमचा डबा खायला येणार नाही. ओके, सो यू कॅन हॅव युअर फूड at the speed at which it is comfortable for you. Just ensure that you are not wasting your lot of time in that. You are not spilling it up here and there on your notebooks and textbook. And डब्याचं झाकण खाली पडलं मग ढांग ढांग टंडण टंडण तेवढं फक्त अवॉइड करायचं आहे. Wanted to tell you 3 वाजेपर्यंत अभ्यास करताय. For CA Foundation, remember happens because CA Foundation studies are along with your 12th standard. And institute has created the structure in such a manner that तुमचं जोपर्यंत 12वीचे एक्झाम होत नाही, हॉल तिकीट तुमचं येत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला तुमचा एक्झाम फॉर्म पण भरता येत नाही. ओके, सो देर इज अ कन्सिडरेबल डिफिकल्टी इन दॅट. आणि 12वीचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा अभ्यास असतो तुमच्यासाठी. त्याला मराठीत काय म्हणतात की इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, तुमचं 1 in hand इज ऑलवेज बेटर दॅन 2 in bush. आजचा स्टुडंट पडद्याच्या पाठीमागे लागायचं नाही. त्यामुळे आई बाबा पण काय म्हणत असतात, औसू सर पण काय सांगत असतात, 12वीकडे पूर्ण लक्ष द्यायचं असतं. सो दे यू आर ऑलवेज इन 2 minds, आता मी कसा अभ्यास करू काय करू. सो वन्स युअर 12th standard exam gets over, then we need to push the lectures. So the timetable is always spread in this particular manner. During the year, thoda slow, and after the end of the year of your 12th standard examination, there is going to be a stretch of the. Once you clear your CA foundation, intermediate is going to be a little bit easy, at least in our class. I don't know about other classes, and I don't want to speak about other classes. But आपल्या क्लास मध्ये आपण intermediate खूप चांगल्या प्रकारे प्लॅन केलेलं असतं, because FY BCom is anyway not going to be as important as that of the 12th standard. I'm not saying that FY BCom is not important. It is important, but it is not life changing like 12th standard. समस्या मी काय म्हणतो ते. आणि लक्षात ठेवायचं तुम्हाला क्रेडिट सिस्टम आहे. Whether you are going for autonomous college or you are going for Pune University College, you are going to have credit system. What is the meaning of credit system? फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर प्रत्येक वर्षामध्ये तुम्हाला सेमिस्टर पॅटर्न असणार आहे. प्रत्येक सेमिस्टरला तुम्हाला सब्जेक्ट चेंज होतो. म्हणजे आता तुम्ही 12वीला किती केलं, 6 विषयांचा अभ्यास केला, बरोबर आहे की नाही. पुढच्या वर्षी FY ला तुम्हाला 12 विषयांचा अभ्यास असणार आहे. 6 विषय फर्स्ट सेमिस्टरला, 6 विषय सेकंड सेमिस्टरला. दॅट इज गोइंग टू बी 12 सब्जेक्ट्स. समस्या मी काय म्हणतो ते. आणि फर्स्ट सेमिस्टरला तुमचे जे मार्क मिळाले त्यावर तुम्हाला ग्रेड दिली जाते. मग सेकंड सेमिस्टरची ग्रेड, मग थर्ड सेमिस्टर, मग फोर्थ, मग फिफ्थ, मग सिक्स्थ, अशा 3 वर्षाच्या 6 सेमिस्टर असतात. त्या सगळ्या ग्रेडची टोटल केली जाते आणि मग त्याचा ऍव्हरेज काढून मग तुमची फायनल ग्रेड डिसाइड केली जाते व्हेन यू आर गेटिंग ग्रॅज्युएटेड. समस्या मी काय सांगतो ते. त्यामुळे जर का FY BCom मध्ये तुम्हाला बी ग्रेड मिळाली असेल आधीपासूनच फर्स्ट सेमिस्टरला, सेकंड सेमिस्टरला, तर इट इज ऑब्वियस दॅट तुम्हाला पुढे O ग्रेड मिळत नाही. O ग्रेड म्हणजे काय, आउटस्टँडिंग, वर्गाच्या बाहेर होता तो नाही. समस्या मी काय म्हणतो ते, ऑलवेज आउटस्टँडिंग ऑफ द क्लास असं नाहीये. आउटस्टँडिंग इज अ स्टुडंट हु इज एक्सेलंट. अशा प्रकारची ग्रेड हवी असेल तर तुम्हाला पहिल्यापासून A+ ठेवायला लागते, मिनिमम A+. समस्या मी काय म्हणतो ते. Then it is going to be easy for the purpose of securing that particular thing. So मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि FY BCom को मारो गोली आराम से हो जाएगा. That's not the case. FY BCom is required to be studied, but it is possible to be planned more systematically. समस्या में क्या म्हणतो ते. So in intermediate we are going to start little early. रिजल्ट लगने के पहले चालू कर देंगे हम लोग 1 महीना पहले, और तभी मैं 5 घंटे का लेक्चर लूंगा, 6 घंटे का भी नहीं लूंगा. समस्या में कैसे बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 घंटे का लेक्चर रहेगा, अपना टैक्स का सिलेबस पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट लगेगा. उसके बाद हम लोग 6, 7, 8 घंटे का लेक्चर चालू करेंगे, और वो भी इस तरह से रहेगा कि आपका कॉलेज का टाइमिंग आपको एडजस्ट करने को मिले. बट टू अचीव दैट पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडिंग, इट इज नेसेसरी दैट फर्स्ट यू शुड क्लियर CA फाउंडेशन. तो CA फाउंडेशन करना क्या, तो बीच में मेरे ऊपर, अतुल सर के ऊपर, प्रसाद सर के ऊपर, नेहा मैडम के ऊपर, मिलिंद सर ने तो मधुरा मैडम के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, सब खुद के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, मम्मी डैडी पे गुस्सा नहीं आना चाहिए. इसके लिए एकदम सिंपल बात याद रखो, भूख लगा तो खाने को. समझ में क्या बोल रहा हूँ, चॉकलेट वॉकलेट साथ में रखने का, क्योंकि अपना दिमाग कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है. दैट इज फॉर श्योर. तुम्हारा क्या, हमारा भी होता रहता है. दैट इज फॉर श्योर. तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, मारामारी कम करने का. ओके, दिमाग ऊपर नीचे हो तो खाने का, दूसरे को मारने का नहीं. ओके, दैट्स अ सिंपल थिंग. एंड सेकंड पार्ट, प्लीज एंश्योर दैट आपको अभी भले ही यहाँ पे 6-7 घंटे का लेक्चर रहेगा, मैं तुम लोगों को जिन्होंने अपना 90 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को मैं 2 घंटे का एक्स्ट्रा पढ़ाई दिल का देता रहूंगा. तो भी किसी भी हालत में मिनिमम 1 hour पर डे यू शुड एक्सरसाइज. समस्या मी काय म्हणतो, रात्री करा, सकाळी लवकर उठून करा, काय पण करा, कारण तुम्ही इकडे 6-7, 7-8 तास बसलेले असतात. सर ना मी वरती खालती करतो, जिन्यावरती नाचून येतो, दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी.
समस्या मी काय म्हणतो ते, पण तुम्हाला दिवसात कमीत कमी 1 तास तरी स्वतःसाठी दिला पाहिजे फॉर युअर फिजिकल फिटनेस. बिकॉज वेन युअर ब्लड सर्क्युलेशन विल बी ॲट प्रॉपर लेवल, then you will find that it is easy for you to retain many things. So please ensure that you are doing that particular thing properly, not just taking care of your brain, but also taking care of your body. समस्या मी काय म्हणतो काय इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, साऊंड माइंड इन अ साऊंड बॉडी. माहिती आहे ना, जसं शरीर चांगलं असतं त्याच्याकडे त्याचं मन शांत ठेवायला सोबत असतं. इट्स अ वेरी सिंपल. सो प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी बहुत सारा पढ़ाई है, बाद में आराम से करूंगा, बाद में कुछ नहीं होता है. इफ यू कैनॉट मैनेज नाउ how to manage your timetable, how to manage your physical fitness, you cannot do it afterwards. Once you become chartered accountant, life is going to be more hell. I'm not unnecessarily telling you that नहीं सब अच्छा होगा, पैसा बहुत सारा मिलेगा, that's a different story. But time मैनेज करने का बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है, क्योंकि क्लाइंट अलग अलग टाइम पे बोलेगा, गवर्नमेंट बीच में अलग अलग डेडलाइन बोलेगा, गवर्नमेंट फिर से बोलेगा हम लोग प्रीपोन नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे, ये ऐसे ही करने का है, और उनका वेबसाइट ठीक से चल रहा नहीं चल रहा है, रात को एक्स्ट्रा रुकने का है, कस्टमर के पास से क्लाइंट के पास से डिटेल्स डेटा लेट आ रहा है, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स होगा. फिर भी तभी तुमको अगर अभी से आदत रहेगा तभी तुम मैनेज कर पाओगे. अभी आदत नहीं रहेगा तो बाद में आदत नहीं लगा सको. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर टेकिंग केअर ऑफ युअर बॉडी प्रॉपर्ली. डेली 1 hour आय वॉन्ट यू टू पुट फॉर युअर फिजिकल फिटनेस. मी काय तुम्हाला जिम मध्ये जा आणि भरपूर वजन उचला असं काही सांगत बसत नाही, पण 1 hour यू शुड नॉट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीव्ही, इन फ्रंट ऑफ युअर कम्प्युटर टेबल और इन फ्रंट ऑफ युअर स्टडी टेबल. 1 hour यू शुड बी आउट ऑफ हाउस. सिंपल. वॉकिंग, रनिंग, listening to your music or whatever it is, or even listening to your own lectures, that is also okay for me, but उसका प्रॉब्लम नहीं है. But it is necessary that you should be getting out of the house. समझा, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी होना ही चाहिए किसी भी हालत में. ओके, एनीवे दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू टेल. कि डब्बा कभी भी खाया तो चलेगा, टेंशन लेने का नहीं है, घाई करने का जरूरत नहीं है, क्या करूँ सर आ गए, सर आए तो भी लेक्चर की तरफ ध्यान देने का. डब्बा तुम्हारे हिसाब से करो, सबका खाने का अलग अलग स्पीड रहता है, उस स्पीड के हिसाब से जाओ, टेंशन लेने का जरूरत नहीं. सेकंड पॉइंट, आज महावीर जयंती है. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसोफर ऑफ इंडिया who was not listening or who was not believing in something called as God or something of that sort. कि कोई भगवान आएगा तुमको वर देके जाएगा, तुम्हारा सब जिंदगी का सब दुख हरण करेगा, ऐसा कुछ है नहीं. He was always telling that you are supposed to believe in your own deeds and you will reap what you have sown. So आज उसका जयंती है, बड़ा आदमी है, तो he has told you that जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे, तो काम अच्छा करना है. ओके, चलो let us start. Let us go ahead with our discussion on relation of partners. हाँ जी, किती करायचं? 15. इधर काम किया तो उधर बढ़ा जाएगा. ओके, आता नंतर हे लिसन हियर. चलिए, shall I go ahead now? Okay. Relationships of partners, what is that? पहले पे अपने को देखने के, देखो भैया शादी के बारे में क्या होता है, मैं हमेशा इसके पहले भी एग्जांपल दिया था. शादी के बारे में क्या होता है, सप्तपदी रहता है, 7 कड़ी रखने के लिए आदमी के साथ. तो तुम एक दूसरे को कुछ वाउस लेते हो. यू टेल ईच अदर व्हाट आर यू गोइंग टू डू व्हेन यू आर गोइंग टू बी टुगेदर. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव when the things will go bad, when the things will be going good, how are you going to behave? That is what you are going to tell each other in front of everybody else. That's the basic idea, and that is how the relationship is defined. Remember, but the marriage relationship is based on customs and traditions. I'm repeating again, marriage relationship is based on customs and traditions. Partnership is not a relationship based on customs and tradition, it is based on law. So the law is by default expecting certain things to be performed by the partners. तो जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट अलग रह सकता है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को कोडिफाई किया हुआ, जिस तरह से शायद पारसी लोगों का मैरिज एक्ट अलग रह सकता है, मुस्लिम लोगों का मैरिज एक्ट अलग रह सकता है, क्रिश्चियन लोगों का मैरिज एक्ट अलग रह सकता है. दैट इज अगेन गोइंग टू स्पेसिफाई codification of the customs and tradition which were in the existence in the past. Similarly, this is the codification of the thing which is going to happen in future. 1932 में हमने बोला लोगों को, इसके पहले यहाँ पे ऐसा कुछ customs and tradition नहीं था. तो it's exactly उल्टा वाला law. When you look at Hindu marriage act, when you look at Parsi marriage act, Muslim marriage act or something of that sort, you will find that it's a law which talks about what has been happening for past so many centuries, and then what is going to be happening now. तो जो है उसी का हमने एक, और यहाँ से लोग चलते आ रहे थे, रास्ता बन चुका था, अभी उस रास्ते में हमने क्या कर दिया, अच्छा वाला पत्थर डाला, बाद में ऊपर डांबर वंबर डाला और बाद में रास्ता बना दिया. बट लोगों को पहले से पता था ऐसे ही जाते हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. ओनली थिंग इज दैट वी जस्ट क्रिएटेड स्ट्रक्चर इन सच अ मैनर दैट बाबा यहाँ से नीचे कोई गिरेगा नहीं, यहाँ से ऊपर कोई जाएगा नहीं. दैट्स द सिंपल थिंग व्हिच वी ट्राई टू डू. अपन क्या करा, रास्ते के दोनों बाजूला कठड़े बांध दिए. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज एक्ट्स, समझ में क्या बोल रहा हूँ. बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट पार्टनरशिप एक्ट, इट इज टोटली डिफरंट. आपण रस्ता तयार करतोय, इकडून कुठे जात नव्हतं,
डोंगर आहे, भरपूर झाडी आहेत. समस्या मी काय म्हणतो ते, आता आपण इकडनं सांगतो की इकडची झाडं काढून टाका, असं तुम्हाला लक्षात ठेवा. सो वी आर क्रिएटिंग द रोड एट द सेम टाइम एंड वी आर क्रिएटिंग द रेलिंग एट द सेम टाइम, दोनों साथ में करते जा रहे हैं हम लोग. और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें रहती है, गुडनेस या फिर आई विल से इवन द वर्स्ट बिहेवियर, वो सब चीजों को याद रखते हुए हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं. लोग हमेशा गंदे रहते हैं ऐसा सोच के सिस्टम डिजाइन करने का नहीं है, और लोग हमेशा फंसाएंगे ऐसा सोच के भी सिस्टम डिजाइन करने का नहीं है. लोग फंसा भी सकते हैं और अच्छा बिहेवियर भी कर सकते हैं. तो अच्छे बिहेवियर को अपने को रिवॉर्ड देने का है और खराब बिहेवियर को अपने को पनिश करने का ताकत रखने का है. और कोई भी कभी भी अच्छा बन सकता है, कोई भी कभी भी खराब बन सकता है, ये भी एक्सेप्ट करने का. जो शुरुआत में अच्छा था वो जिंदगी भर के लिए हमेशा अच्छा रहेगा इसका गारंटी नहीं, और जो शुरुआत में खराब था जिंदगी भर में खराब रहेगा इसका भी कुछ गारंटी नहीं. सो हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर इन एवरीथिंग इज वेरिएबल. That's the basic point. So we are trying to talk about relationship of partner by considering this point कि partner is a human being. नहीं सर, partner can be individual, partner can be person. Yes. जब तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा, पार्टनरशिप फर्म इज मेड अप ऑफ पार्टनर्स हु आर आर्टिफिशियल पर्संस, तो वो लोग अपने मेमोरेंडम में दिए हुए ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर नहीं जा सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली वो लोग कैसे बिहेव करेंगे, बाय यूजिंग देयर डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स आर ह्यूमन बीइंग्स. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ. तो अपने हाथ में गाड़ी आ गया, गाड़ी खुद ब खुद चलता नहीं है, गाड़ी चलाने वाले की सबसे गाड़ी चलता रहता है. सो जो कंपनी तुम्हारा पार्टनर है उस कंपनी का डायरेक्टर बदल गया, सीईओ बदल गया, तो उस कंपनी को किस तरह से यूज करेगा पार्टनरशिप में, इसका गारंटी फिर से भरनी. सो वी आर एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअल रहेंगे, तब तो गारंटी है ही नहीं कि कैसा बिहेव करेगा. और आर्टिफिशियल पर्सन रहेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर का अपने को गारंटी कम से कम है कि भैया इसके बाहर नहीं जा सकते ऑन देयर ओन, प्रोवाइडेड द पर्सन सिटिंग एट द हेल्म ऑफ देयर अफेयर्स इज अ सेम पर्सन. बट वो भी अगर उसका दिमाग से अटक गया तो फिर से कुछ गड़बड़ होता रहता है. तो वो याद रखते हुए अपने को उनका रिलेशन डिजाइन करना है. सो व्हाट आर वी स्पेसिफाइंग हियर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे अपने को डिफाइन करना पड़ेगा. रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टीज कैसे रहेगा वो डिफाइन करना पड़ेगा. पहले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, आपस में एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार कैसे रहना चाहिए, बिहेवियर कैसे रहना चाहिए. व्हाट आर द राइट्स. राइट्स मतलब आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू वरी नाउ कि ये मुझे तुमने राइट दिया है क्या. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. एकदम सिंपल एग्जांपल, you tell me in your school or in your college or maybe in the class, तुम्हारा प्रोफेसर है, तुम्हारे साइड में आता है, टीचर है, प्रोफेसर है, तुम्हारे साइड में आता है, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखता है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तुम रख सकते हो क्या. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई. सो यू विल फाइंड दैट उनके पास वो राइट है बट तुम्हारे पास वो राइट नहीं है. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं म्यूचुअल राइट्स और म्यूचुअल ड्यूटीज, मतलब ये तुमने मुझे दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में पड़ा हुआ डिफिकल्टी नहीं है. एग्जांपल, कोई बच्चा जोर से गिर गया, टीचर ने उसको उठाया, उसको बोला चल चलते जाएंगे, तो अभी वो चल नहीं सकता, तो टीचर ने बोला मेरे कंधे पे हाथ रख, मैं तुझे बराबर से लेके जाता हूँ. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया हुआ राइट है. मैंने समझ सकता मैं कैसे बोल रहा हूँ. दैट्स अ डिफरेंट राइट. बट अच्छा टीचर कल मैं आपके कंधे पे हाथ रखा था, चलो आ जाओ आज फिर से रखता हूँ, ऐसा नहीं चलता है. समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ. दैट मींस इट इज नॉट अ राइट व्हिच इज अराइजिंग आउट ऑफ द रिलेशन, इट्स अ राइट व्हिच इज अराइजिंग आउट ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन. तो यहाँ पे हम पहले क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज का. तुमने मुझे दिया इसके लिए राइट नहीं, बल्कि ये राइट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ. तो व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड व्हाट आर द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड फर्स्ट. देन कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज. अभी तीसरे पार्टी मतलब क्या है, वो टेबल के साइड में बैठे हुए लोग नहीं है, टेबल के उस साइड के लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे रहना चाहिए. What are the ways in which we are going to create a relation? And the relation which we are going to create, one partner is going to create with third parties. Is it going to be binding on the other parties? वो अपने को डिस्कस करना है. थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा तुम्हारा, implied authority of a partner. This is very important. Because I'm a partner, I automatically get the authority. I'm not required to every time get an approval from you. Because हम लोग mutual agency वाले लोग हैं. At the same time, I'm the principal. At the same time, I'm the agent. If I'm the agent, then I'm required to take your approval. I cannot go beyond authority which is given by principal. But if I'm the principal, I can decide what is to be done, what is not to be done. I repeat, जब मैं एजेंट हूं तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने दिए हुए दायरे के अंदर ही काम करना पड़ेगा, उसके बाहर जाना मुझे अलाउड नहीं है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. एलआईसी बोल सकता है कि हम लोग नया पॉलिसी चालू करते हैं, फिर एलआईसी ने नया पॉलिसी चालू किया तो बाद में एलआईसी का एजेंट उस पॉलिसी को बेच सकता है. बट एलआईसी का एजेंट खुद तो खुद पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकता है कि मैं पॉलिसी बनाया अभी आप इसको पूरा करके दो, मैंने इसको पॉलिसी बेचा हुआ. अरे किधर से बेचा है, हमने तुझे बोला था इतना पॉलिसीज है, इसको बेच के दिखा, बाकी कुछ नहीं. सो प्रिंसिपल कैन क्रिएट अ ग्राउंड ऑन विच द एजेंट कैन प्ले. So by default, partner is an agent, but at the same time, partner is also a principal.
That means at the same time, he's going to bind himself by the rules which are created by other partners, and at the same time, he's going to create rules for other parties. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? तो in that case, what are the equal authority which will have to be considered by us? तो इस particular special situation की वजह से कि वो डबल रोल में काम करता है. जब वो अकेला काम करता है तो बाकी पार्टनर ने दिए हुए दायरे के अंदर काम करता है, और एट द सेम टाइम बाकी पार्टनर के लिए दायरा भी क्रिएट करता रहता है. ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर कभी कभी ऐसा कुछ चीज कर बैठेगा कि जिसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को कंप्लीट नुकसान पहुंचेगा, पार्टनरशिप फर्म को भी नुकसान पहुंचेगा. सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड टू बी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल सिचुएशन ऑफ डबल रोल, साइमल्टेनियस डबल रोल. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो साइमल्टेनियस डबल रोल को हैंडल करने का मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज है. इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कानून के हिसाब से इम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब क्या है कि भैया देखो इतना इतना चीज किया ना, तो हर बार पूछने का जरूरत नहीं कि बाबा तुमने ये दायरा फिक्स किया था कि नहीं किया था. मैंने किया, ऑटोमेटिकली बाकी लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है. तो ये सबको मालूम रहना जरूरी है एज पार्टनर्स, बिकॉज व्हेन आई डू दिस आर अदर्स गोइंग टू शेयर अवे द रिस्पांसिबिलिटी, और व्हेन दे डू दिस कैन आई जस्ट से दैट नो दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी. ये अपने को पता रहना चाहिए. सो इम्प्लॉयड अथॉरिटी इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी पार्टनरशिप फॉर्म. इनका मतलब एक पार्ट. दूसरा कौन सा तुम्हारा? एडमिशन बाय पार्टनर्स. तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में क्या क्या चीज करने का है, उसमें रिलेशनशिप क्योंकि चेंज हो जाता है पूरा. पहले 2 लोग थे, अभी 3 हो जाएंगे, पहले 3 थे, अभी 4 हो जाएंगे. तो अभी कौन से रूल्स याद रखने पड़ेंगे. लायबिलिटीज टू द थर्ड पार्टीज कैसे बनेगा, लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट क्या क्या रहेंगे. इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर 2 पार्ट है, एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लॉयड अथॉरिटी एंड एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लॉयड अथॉरिटी. इम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब क्या, मैं तुमको पता है कि जिसकी वजह से मैं एट द सेम टाइम दूसरे ने बनाए हुए दायरे के अंदर काम करते हुए दूसरों को दायरा बना के देता रहता हूँ. एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, उसको छोटा भी कर सकता हूँ. तो इसमें से कौन सा चीज है पार्टनरशिप एक्ट ने खुद ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये ऐसा करना पॉसिबल है, और इसको बाकी लोग शिरकाउट नहीं कर सकते हैं, झटक नहीं सकते हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और हम भी झटक नहीं सकेंगे, ये अपने को ठीक से लेना पड़ेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और मे बी द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक. बाकी तो इजी है. और उसके अलावा फिर वो लीगल कंसिक्वेंसेस में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या होगा, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, वो सब जगह पे क्या क्या हो सकता है. दीज आर द स्पेशल सिचुएशंस व्हिच कैन हैपन. दे आर नॉट हैपनिंग ऑन डे टू डे बेसिस. Every day we are going to have customers. Every day we are not going to have admission of partner. Every day we may find that some of the customers may get dissatisfied, or some of the customers are permanently going away from us because either they are changing their business or something of that sort. But every day partners are not retiring. Every day partners are not dying, or every day partners are not becoming insolvent, or every day we are not going to make dissolution. तो वो स्पेशल सिचुएशन है, तभी अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, ये कानून अपने को बताने वाला है. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. अ लिटिल लेंथी टॉपिक एज कंपेयर्ड टू द अर्लियर वन. पिछला टॉपिक मेरे ख्याल से 13 पेज का था, उसके अंदर 9-10 पेजेस अपने डिस्कशन के थे, बाकी के आपके क्वेश्चंस के थे. ये 28 पेज का है, काफी बड़ा है. तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ने का है. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? चलो फटाफट से पढ़ेंगे अभी, बट अल्टीमेटली एक बार पूरा टॉपिक तो हमको क्लास में पढ़ना ही है. ओके, जो इजी रहेगा उसको ज्यादा डिस्कस करने में टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे हम लोग. The Partnership Act contains various provisions regulating the relationship between the partners. General duties of the partner, section 9. अभी ये सेक्शन याद रखने का है, इसको भूलने का नहीं. सेक्शन 9 को अंडरलाइन करके रखो, ये सेक्शन अपने को याद रखने का. अब तक कौन सा सेक्शन याद रखे हमने? एक ही सेक्शन याद रखा. सेक्शन 4 किसकी बात करता था? डेफिनेशन याद है क्या आप लोगों को? क्या बात कर रहा है डेफिनेशन से? Carried on by all, or anyone acting, any of them acting. याद आया सबको? और एक उसको केस लॉ भी बोला था ना हमने. और वो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बात किया था हमने? सेक्शन 6. और उसमें वो क्या कंडीशन क्या था? ट्रू टेस्ट क्या था? क्या याद आया सबको? अभी अपने को क्या सीखने का? सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या बात करता है? जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. क्या क्या बोलकर रखा है? सेक्शन 9 बोलता है पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. बिजनेस किसका करने का? फर्म का बिजनेस करने का. क्योंकि उसके तो फर्म चालू है. फर्म का मतलब क्या? ऑल पार्टनर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज फर्म. तो ये जो फर्म है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल व्हिच केम टू अस फ्रॉम ब्रिटिशर्स. जेरेमी बेंथम नाम का एक आदमी था. जेरेमी बेंथम, ही इज अ फिलोसोफर प्लस लॉ मेकर. बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था. तो उसने ये सबसे पहले बोला था कि अब सोसाइटी कैसे फंक्शन करना चाहिए. तो तुम कुछ भी काम करोगे तो उस काम में तुम्हारा फायदा सामने वाले का नुकसान हो सकता है क्या? हाँ,
हर बार कोई भी काम में, ऐसा कोई भी काम नहीं दुनिया में कि जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं हो, किसी ना किसी का थोड़ा थोड़ा नुकसान हो ही सकता है। तो फिर हमने अपना डिसीजन कैसे लेना चाहिए? इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग मॉरल, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बीइंग राइट, देन व्हाट इज राइट? बिकॉज एनी डिसीजन इज गोइंग टू कॉज सम हार्म टू समबडी एल्स। तो बोलते कि ऐसा वाला डिसीजन को हम लोग मॉरल बोलेंगे जहां पे ग्रेटेस्ट कॉमन गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल होता है। तो अगर हम एक डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जिंदगी में ज्यादा अच्छा होता है, तो कम से कम लोगों की जिंदगी में कम से कम बुरा हुआ तो भी उस डिसीजन को हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज बोल रहे हैं। We have not said that it will have to be always beneficial to all partners. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब हमको याद रखने का है कि हम लोग अपने पार्टनर्स का सबका फायदा होना चाहिए, सोच रहे हैं। मेरा फायदा तेरा नुकसान ऐसा पार्टनर के अंदर कभी भी कंसिडर करने का नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा डिसीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से एक आध आदमी को या फिर एक आध पार्टनर को ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर। बट अगर उस पर्टिकुलर चीज को नहीं करोगे तो फर्म को टोटल ज्यादा नुकसान होगा। देन इट इज बेटर टू टेक दैट डिसीजन which may cause a little bit of extra advantage to one partner as compared to others. क्योंकि अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? पूरे फर्म को नुकसान होगा। तो नहीं सर, हम लोग जस्ट रहने चाहिए, मुझे जितना एग्जैक्ट उसको मिलना ही चाहिए, उतना होगा तो मैं बराबर कर सकता हूँ। बोलते नहीं है, हमने क्या बोल कर रखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डाल कर रखा है? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो तुमको बाद में प्रूव भी करना पड़ सकता है झगड़ा होगा कि यार तू सचमुच में ऐसा कैसे किया, खुद को ज्यादा फायदा करवा के क्यों किया? कैन यू प्रूव दैट पर्टिकुलर? ये तुमको खुद के मन में आना चाहिए कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ क्या कि बाद में सबका ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर होता रहेगा तो in that case it can be considered as proper, otherwise your decision can be considered to be immoral and the partners may develop distrust among each other and ultimately firm will get dissolved. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सब पार्टनर को पता रहना चाहिए कि अपने को याद रखने का कभी कभी अपना दूसरा पार्टनर ऐसा डिसीजन ले सकता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा ज्यादा फायदा, अपने को थोड़ा कम फायदा। लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं लिया तो इन दैट केस अपने को सबको नुकसान, तो इन दैट केस उसके लिए झगड़ा मत करो। क्या समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और डिसीजन लेने के टाइम भी अगर अपने को दिखता रहेगा कि नहीं डिसीजन लेंगे तो इन दैट केस खड्डे में जाएंगे, और डिसीजन लिया तो शायद सामने वाले को कम फायदा होगा, अपने को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली दैट इज व्हाट यू हैव एग्रीड। यू हैव एग्रीड दैट इट इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। जस्ट मतलब क्या है? जस्ट हफ्ता लो, मतलब अगर ये चीज सामने वाले ने तुम्हारे साथ किया तो भी तुमको चलेगा क्या? ये क्वेश्चन करना। सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग whether it is just or not. When you are doing it to others, you are finding it enjoyable. But when others are going to do it to you, then you are going to find it difficult. That means you are doing something which is injustice. जो चीज अपने साथ किया तो भी अपने को बुरा लगता नहीं, अपने को ठीक लगता है, वो चीज दूसरे के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? जो चीज अपने साथ किया तो अपने को गुस्सा आता है, बुरा लगता है, एडवांटेज ऐसा लगता है, तकलीफ हो ऐसा लगता है, वो चीज दूसरे के साथ मत करो। सिंपल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जस्ट बिहेवियर, जस्ट एंड फेथफुल। मतलब अगर तुम्हारे हाथ से कुछ गलती हो गया तो डोंट हाइड इट, प्रेजेंट इट, क्यों ठीक है ऐसा हो गया था, एक्सेप्ट इट। अगर वो एक्सेप्ट किया तो अपने को शायद थोड़ा उसका पनिशमेंट मिल सकता है, अपने को थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है। शॉर्ट टर्म का डिफिकल्टी एक्सेप्ट करना अच्छी बात है एज कम्पेयर टू गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म का डिफिकल्टी। क्योंकि अगर तुम छुपाने का कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो बाहर आ ही जाता है, और जब बाहर आएगा तो इन दैट केस पूरा फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट डिफिकल्टी शुड नॉट हैपन। सो बी फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या है कि गलतियां मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग। गलती की तो उसको छुपाना मत, ये बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभार गलतियां हो जाए। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो द आइडिया इज टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। अगर तुम पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करते जा रहे हो, उधर तुम खर्चा कर रहे हो, तुमको उसके ट्रैवलिंग कन्वेंस का खर्चा हो गया, बस से गए, टैक्सी का भाड़ा लगाने का, समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अपने खुद के रिलेटिव के घर में लेकिन होटल का बिल लगाने का, मैंने समझ सकता कैसे बोल रहा हूँ? अपने घर के लोगों को खाना खाने को लेके गए लेकिन पार्टनरशिप फर्म को दिखाने का बिल मैंने अपने कस्टमर को खाना खाने लेके गया था। ऐसा तो पागलपन मत करो। गिव ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी दुनिया का सारा ज्ञान वहां पे जाके बताओ। हम ये बोल रहे हैं कि फर्म को जिस ट्रांजेक्शन का, जिस इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फर्म के पास आना चाहिए। इफ यू आर अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, if you are aware of a particular situation which is known to all other partners, can be used for a particular decision in future which will affect the future business of the firm, and that information is solely available to you, not to anybody else. तो वो इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म को देना जरूरी बात है। अगर तुमको पता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा दिन के शायद फर्म को तकलीफ हो जाएगी, फर्म बंद भी पड़ जाएगी, लेकिन फिर ठीक है ना, बाद में मैं अकेला सोल प्रोप्राइटरी करके चालू कर दूंगा, अपना खुद का फायदा करूंगा। दैट इज रॉन्ग। If you know a particular decision or if you know a particular situation, information which is important for the partnership firm, then you are not required to you are not supposed to shy away
from sharing the same with the partners. You are supposed to share that information with the partners. क्या भाई ऐसा ऐसा है, फिर बाद में पार्टनरशिप में फ्लरिश हो सकता है, फिर उसको बैठने वाला शॉक कम हो सकता है. That's what we are supposed to. समझ में क्या बोलो तो क्या क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? Carry on the business of the firm. बिजनेस कैरी करने का याद कर रखने का ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज और ग्रेटेस्ट कॉमन बेनिफिट. देन यू आर सपोज्ड टू बी जस्ट एंड फेथफुल. जस्ट मतलब क्या है, जो चीज अपने साथ किया तो अपने को ठीक लगता है वही चीज दूसरे के साथ करने का, जो चीज अपने साथ किया तो अपने को ठीक लगता नहीं है वो चीज दूसरे के साथ करने का नहीं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया? अरे कुछ तो बोलो. नेक्स्ट पार्ट, टू बी जस्ट एंड फेथफुल. फेथफुल का मतलब क्या है? झूठ मत बोलो, और अगर गलतियां हो रही है तो गलतियों को बता दो, जो भी कुछ हुआ है वो. एंड render true accounts and full information of all the things affecting the firm to any partner or his legal representative. This is also important. मतलब पार्टनर जब तक है तब तक सारा का सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, अकाउंट्स सारा का प्रोवाइड करें. पार्टनर एक्सपायर हो, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं. बाकी के पार्टनर क्या कर रहे हैं, अभी क्या वो क्या बात करेंगे, उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है, सब अनपढ़ गवार है. जस्ट एग्जाम्पल, समझ में कैसे बोल रहा हूँ. और बच्चे छोटे हैं, क्या अपने को पूछेंगे, रहने तो फिर पैसा अपने पास रख लेंगे, कैपिटल वापस करने की जरूरत नहीं है. रिटायर हो जाएगा तो उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो जिंदा है, तो वो अपना गला पकड़ेगा. अब तो वो चला गया, अपने को कुछ फर्क पड़ता नहीं है. दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू. यू आर सपोज्ड टू नॉट ओनली बी जस्ट ट्रूथफुल एंड रेंडरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, नॉट ओनली टू द लिविंग पार्टनर्स बट आल्सो टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. तो दिस रिलेशनशिप इज अप टू द वन नेक्स्ट लेवल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिसीज्ड पार्टनर, अभी डिसीज्ड पार्टनर को तुमने खुद ही बोल दिया, डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल दिया कि भैया हम लोग आपको रिपेमेंट नहीं कर सकते इतना जल्दी क्योंकि फॉर्म अपने को चला रखने का है. तो वो बोले कि ठीक है, फिर आपने को क्या दोगे उसके बारे में बता. आपने खुद ही बोला कि हम लोग आपको क्या करेंगे, विल गिव यू योर प्रिंसिपल कंपोनेंट बैक इन सो मेनी इयर्स. एंड तब तक आपको हम लोग क्या करेंगे, इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाले, और साथ में हम लोग आपको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देने वाले. जस्ट एग्जाम्पल, यू हैव एग्रीड नाउ. फिर वो बोलते ठीक है, अभी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया मुझे बताओ. समझ में कैसे बोल रहा हूँ, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया मुझे बताओ. बोलता नहीं, तू तो पार्टनर है नहीं, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम बोलेंगे नहीं यार, उधर एंड में बोल कर रखा था, एंड टू इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सो द रिस्पांसिबिलिटी, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप बिकॉज़ दे आर नॉट पार्टनर्स. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बट दे कैन श्योरली आस्क फॉर देयर मनी बैक एंड व्हाटएवर कमिटमेंट्स यू हैव गिवन, उस कमिटमेंट के हिसाब से अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने का अधिकार रहेगा तो उनको देना पड़ेगा. देन यू कैन नॉट से दैट आई वोंट गिव यू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. You are not having any right to ask because you are not a partner. I'm बोलेंगे that's a different story. It is not the responsibility only towards partners, it is also towards the legal representatives of the partner. Clear to all of you? Next part. फिर उन्होंने example दिया अपने को. In a transaction between the partners for sale and purchase of shares in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all the material facts. तो भैया मुझे अगर परचेस के बारे में ज्यादा ठीक समझता है, किसी को सेल्स के बारे में समझता है, किसी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में ठीक से समझता है, किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक से समझता है. तो पार्टनरशिप का मतलब ये है कि मेरे घर में जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास जो क्वालिटीज नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज मुझे पैसा कमाने के लिए जरूरी पड़ती है वो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहा. तो देन यू कैन नॉट से दैट नहीं, मैं ये वाला काम करने के टाइम जब फर्म के साथ करता हूँ तभी मैं थोड़ा सा रिजर्व रखता हूँ, और जब खुद के लिए करता हूँ तो मैं प्यार से करता हूँ. दैट इज नॉट डन. अगर मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ तो जितने प्यार से सिखाऊंगा उतने प्यार से मुझे तुमको भी सिखाना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. दैट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड विद इवन पार्टनर्स आल्सो, कि अगर पार्टनरशिप में मुझे काम करना है वही मेरा दूसरा भी पार्टनरशिप है. वहां पे मेरे पार्टनर्स कौन है, मेरे फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पे मेरे पार्टनर्स कौन है, मेरे दोस्त लोग हैं. तो वहां पे मैं मन लगा के काम करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ करके रखता हूँ, इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि उस फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, इस फर्म को नुकसान हो जाए. दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड. ओके, एंड एनी पार्टनर हु इज हैविंग द extra information as compared to other partners is supposed to take lead and supposed to give more information to the other partners. Okay, duty to indemnify for loss caused by fraud. Indemnification मतलब क्या? To indemnify means to put you back into the old situation prior to your act. जो चीज हुआ है वो चीज की वजह से जो नया सिचुएशन क्रिएट हो गया है उस सिचुएशन से बाहर निकाल के एज इफ द सिचुएशन नेवर हैपेंड उस पोजीशन तक वापस लेके जाना, मतलब इंडेमनिफाई करना. प्लीज टेल मी, इन इंडेमनिफिकेशन कैन यू गेट प्रॉफिट? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंश्योरिंग दैट द लॉसेस आर रिकवर्ड. You are not going to make profit. Same is the case here. A partner, if he commits fraud, then he is supposed to indemnify, reimburse the other partners for the losses which are suffered by them on account of his fraud. आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Okay. So what have they specified? Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. But this fraud should be in the conduct of business of the firm.
द लॉस शुड बी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अगर उसने फ्रॉड किया है तो इसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ ही नहीं है तो देयर इज नो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का रिस्पांसिबिलिटी आता कब है? जब लॉस हुआ रहेगा तभी आता है, जब लॉस हुआ नहीं तब नहीं आ सकता। अभी पार्टनर ने एक जगह पे फ्रॉड किया है और फर्म के इधर लॉस हुआ है, लेकिन इस लॉस का और उस फ्रॉड का कुछ संबंध नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट दे आर कोइंसिडेंटली हैपनिंग एट द सेम टाइम। क्या समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? द पार्टनर हैज डन फ्रॉड समवेयर and the firm has suffered loss here, but there is no connection, no link between these two events other than they happening simultaneously at the same time. There also the firm cannot ask the partner to indemnify. It is necessary that it should be proved that the loss which is suffered by the partnership firm is on account of the fraud committed by the partners. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Next part. To the partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good loss sustained by the firm by his misconduct, and amount so brought in the partnership should be divided between the partners. An act of अच्छा should be divided between the partners. मतलब क्या? Let us take an example. There was a loss of rupees 1 lakh which is suffered by the partnership firm. There were 3 partners, and let us say the loss suffered by the partnership firm was 3 lakh rupees. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो और उसके फ्रॉड की वजह से हुआ था और उनका पीएसआर इक्वल था। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि उसने अभी कितना पैसा फर्म को वापस देना चाहिए? 3 लाख। और वो 3 लाख जो है वो बाकी 2 पार्टनर में 1.5 लाख करके जाएगा कि तीनों पार्टनर में 1 लाख करके जाएगा? फ्रॉड की वजह से लॉस कितना हुआ? 3 लाख। किसको लॉस हुआ? फर्म मतलब 2 पार्टनर के, फर्म मतलब 3 पार्टनर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर रीइंबर्स करेगा पूरा 3 लाख तो किसको पैसा मिलेगा? 3 पार्टनर को। फर्म को मिलेगा मतलब 3 पार्टनर को मिलेगा। अगर तुम 1.5 लाख दोगे पनिशमेंट, भैया तुमको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं। तुमको फिर क्या मिल गया? तुम्हारा लॉस का एक्चुअली शेयर था सिर्फ 1 लाख, बट यू गॉट 1,50,000 यू डिड नॉट गेट इंडेमनिफाइड, यू मेड अ प्रॉफिट। यार समझ क्यों कैसे बोल रहा हूँ? ओके, द लॉजिक इज ऑफ इंडेमनिटी, मतलब उसको वापस मिलेगा। फिर बोलेगा ठीक है नुकसान हो गया 3 लाख का ना, अपना 1/3 का बात है ना, मैं आपको 2 लाख देता हूँ, काम खत्म हो गया। 1 लाख का मैंने नुकसान सहन कर लिया, जो भी कुछ है मैंने रख लिया। या फिर मैं 3 लाख देता, फिर उसके अंदर मुझे फिर से मेरा 1 लाख वापस दो, रीइंबर्स होना भी पड़ेगा, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? डोंट थिंक दैट सर वो फ्रॉड कर रहा है मतलब उसको पनिशमेंट हो। मारा मारी किया तो ऐसा होता है। दोनों का बराबर आंसर गलत आता है, क्योंकि अंदर वो रेज भरा हुआ रहता है। then you just get that fog in front of you when you are thinking of what is just, what is unjust. चलिए ठीक है, याद क्या रखने का अपने को कि इंडेमनिफिकेशन इज अ प्रिंसिपल, पनिशमेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके अच्छा, उसको एक सेकंड, उसको अगर वो फ्रॉड के इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पनिशमेंट आ गया जस्ट एग्जांपल, या फिर इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट आ गया, तो वो पनिशमेंट उसको खुद को अकेले को सहन करना पड़ेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द फर्म। नहीं सर अभी इक्वल अभी इक्वल वगैरह कुछ नहीं, वो तूने गड़बड़ किया है, फ्रॉड का जिम्मेदारी तेरा है। बोलिए तो मतलब क्या, मुझे नहीं समझा। जैसा फॉर्म है वैसा ही, उसमें वैसे नहीं हो सकता मैं अकेला फ्रॉड कर इसलिए मैं ज्यादा खाऊंगा करके। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाद में फ्रॉड किया है, बाद में समझ में आया तो बाद में फॉर्म के ऊपर मुकदमा चल गया, बाद में फॉर्म को रीइंबर्समेंट करना पड़ा, तो सबको फिर से वापस करना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल स्टोरी। तब ऐसे नहीं बोलने का नहीं अभी वाला कोई का स्टोरी, मालूम है क्या वाला कोई का स्टोरी क्या है? वो वाल्मीकि ऋषि का स्टोरी। जब पैसा लाते हैं तो हम लोग सब लोग शेयर करेंगे, और आप जब नुकसान हो गया तो अकेला कर, ऐसा नहीं होता है। ओके नेक्स्ट पार्ट। An act of the partner imputable to the firm or the principals of agency, which is a fraud on his co-partners, entitles the co-partners as between themselves to throw the whole of the consequences upon him. वो ये कर सकते हैं लेकिन कि इसका जो भी कुछ नुकसान है वो अकेला तुझे ही शेयर करना पड़ेगा। तूने फ्रॉड किया, अकेला तू शेयर कर, हमारे फर्म को रखी मत। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर देम, आइदर दे कैन से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो तीनों शेयर कर दे, या फिर तूने नुकसान किया है तो अकेला शेयर कर, मुझे डाली मत, हमने तुझे अथॉरिटी कभी दिया ही नहीं था। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया? क्लियर? जो करेगा वो भुगतेगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सब अभी ये कहां तक चलेगा? हम लोग सेक्शन 11 तक चले गए। सेक्शन 9 किसकी बात कर रहा था? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी क्या था? कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन गुड, बाद में जस्ट एंड फेथफुल, और बाद में रेंडर ट्रू अकाउंट्स नॉट ओनली टू द पार्टनर्स बट आल्सो टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बेसिक ड्यूटी है। बाद में सेक्शन 10 क्या बोलते हैं? फ्रॉड करेगा तो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। और सेक्शन 10 और एक चीज बोल के रखता है कि बाकी पार्टनर के ऊपर कंपलसरी नहीं है वो फ्रॉड किया तो उसका शेयर करो ही कंपलसरी, बल्कि तुम बोल सकते हो तू फ्रॉड किया
तू ही पूरा सवाल हमको डाली मत उसमें. We are not taking the responsibility of the same because you went beyond your duty. We never give you the authority of committing fraud. So this is your own activity. You only suffer. Don't share it with us. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बोलिए. Yes. बोला. नहीं मला नाही कळत. If all partners are fraudulent तो करेगा ना. If other partners are innocent तो एक का फ्रॉड का पनिशमेंट बाकी सबको क्यों देने का? मग काय? That depends upon them if they want to continue. लेकिन अगर उनको लगता है हम दोनों कर नहीं सकते तो मतलब दिस इज तू क्या पूछा लॉ के बारे में क्या है? अब तू पूछ रहा है कि वो दो क्या करेंगे, वो दो क्या करेंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? लॉ क्या बोलता है कि वी कैन नॉट फोर्स यू. एक फ्रॉड कर रहा मतलब बाकी सबको हम बंद करेंगे. दैट्स अ सिंपल थिंग. बाद में आगे लोगों को कंटिन्यू करना है नहीं करना, उनके पास कैपेसिटी है नहीं है, एक्सपर्टीज है नहीं है, क्या करेंगे क्या उनके ऊपर है. उनको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, ऐसा भी लॉ नहीं बोलेगा. उनको बंद करना ही पड़ेगा. लॉ क्या बोलता है ये मैं बता सकता हूँ, वो क्या करेंगे मैं कैसे बता सकता हूँ. समझेंगे? ओके ठीक है. फिर सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 10 हो गया. अब सेक्शन 11 की बारी आएगी. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. The mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by the contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealings. Such contract may be varied by the consent of all the partners, and such consent may be expressed or it may be implied by the course of dealings. Section 11 पहले क्या बोलते थे कि पार्टनर्स में आपस में क्या क्या हक है, किसको क्या अधिकार रहेगा, किसको क्या ड्यूटीज रहेगा, इसलिए तुम एग्रीमेंट कर सकते. अगर आपने एग्रीमेंट किया रहेगा तो पार्टनरशिप एक्ट विल बी ऑन द बैक सीट. Then partnership act will not be taking the steering wheel in its own hands. If you are making an agreement, then stick to the agreement. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? If you are not making an agreement, then partnership act will come on the forefront. Otherwise, it will be always in the back seat. Is it clear to all of you? Then comes the next part. Sir, partnership का agreement करने के टाइम हमने जो rights and duties बनाए थे, उसको writing में रखना जरूरी है क्या? No, that's not compulsory. If you want, you can continue to go for keeping it in writing. Sir, writing में कुछ लिखा हुआ है, 10 different duties, 10 different rights. But then there is one situation which was not mentioned in the rights and duties in the agreement. I repeat, there was one situation which was not mentioned in the rights and duties in the agreement, but one of the partners started doing a particular thing in a particular manner. जो चीज वो 10 अलग-अलग पॉइंट्स में इंक्लूडेड नहीं था, ऐसा एक नया सिचुएशन था और उस सिचुएशन को एक पार्टनर ने एक तरीके से बिहेव करना चालू कर दिया. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? और बाकी पार्टनर ने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ ठीक है करता है, हमको चलता है कर. That means it is by the course of action. It is assumed that this is going to behave like this. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो नंबर 1 क्या करोगे, एक एग्रीमेंट के हिसाब से डिफाइन कर दो किसको क्या राइट्स है, किसको क्या राइट्स नहीं है. और नंबर 2, जहां पे तुम्हारा एग्रीमेंट तो है नहीं, तो फिर एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट बोला है, उसके अलावा बाकी के पॉइंट्स के बारे में एग्रीमेंट इज साइलेंट. बट द कोर्स ऑफ डीलिंग्स इज टेलिंग यू एक पार्टनर ऐसा करता है तो बाकी पार्टनर ऐसा करता है. देन यू विल अज्यूम दैट दिस इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. लेकिन सर जो एग्री किया था राइटिंग में वो बाद में चेंज करना अलाउड है क्या? यस, यू कैन डू दैट. फिर जो एग्री किया था नॉट इन राइटिंग बट बाय बिहेवियर, बाद में उसको बोल सकते हैं कि अब तक ठीक था, इसके पहले हमने कुछ आवाज नहीं किया था, बट इसके बाद आगे आपको नहीं चलेगा, इसके आगे हम लोग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. कैन यू डू दैट? यस. So we are not saying that partnership is like a strong mold. जब एक बार बन गया तो बन गया, अभी इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा. इट्स अ फ्लेक्सिबल थिंग. इट्स लाइक अ रबर. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तुमच्या घरी काय असतं ते काय त्यांना सॅन्डच्या घरी म्हणतात ना, तुम्ही काय म्हणतात त्याला, ते वेगळे स्लाइम उसके जैसा है. जैसा तुम शेप में डालोगे वैसा वो काम करना चालू करे. सिंपल. सो योर एग्रीमेंट एंड योर बिहेवियर इज गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर. इफ योर एग्रीमेंट चेंजेस इट इज गोइंग टू चेंज इटसेल्फ. इफ योर बिहेवियर चेंजेस इट इज गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर. आपको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड. बट यहाँ पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूनानिमस नहीं बोला, सॉरी मेजॉरिटी नहीं बोला, यूनानिमस बोला. ऑल पार्टनर्स शुड एग्री टू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो देयर आर 5 पार्टनर्स. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? And one partner was doing something which was not mentioned in the agreement. Another 4 partners were saying yes, it is okay for us. So by the course of dealing, it is accepted that one partner is behaving like this, so other partners are going to behave like this. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Then out of the remaining 4 partners, 2 of them are deciding or 3 of them are deciding कि चलो हम लोग अभी इसको चेंज करेंगे. बाकी के 2 बोल रहे नहीं चेंज करने का, अच्छा है वो अपना सिस्टम. तो बोलते हैं तुम लोग 2 हम लोग 3, चलो हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, जास्ती की मेजोरिटी कमी की मेजोरिटी. बोलता है ऐसा नहीं, सब लोग एक जैसा रहना चाहिए, यूनानिमस ऑल पार्टनर्स. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो व्हाट हैज हैपेंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात वहिवाट. मराठीमध्ये शब्द काय त्याच्यासाठी? वहिवाट. वहिवाट म्हणजे काय? आधीपासून पूर्वज परंपरेने चालत आलेली गोष्ट आहे, काय असंच केलं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज वहिवाट. सो जर का तुमची वहिवाट असेल
तर त्या वहिवाटीला चेंज करण्यासाठी सगळ्यांनी हो म्हटलं पाहिजे. मेजॉरिटीने हो म्हणून चालत नाही. सगळ्यांना कळते मी काय सांगितलं ते. Then comes the next part, agreement in respect of trade. Notwithstanding anything contained in the section 27 of the Indian Contract Act of 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. Agreement in respect of trade are void. ऐसा अपने को किधर बोला था? सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं. void का मतलब क्या? तुमको साइन किया तो भी करो, लेकिन कानून में उसका कुछ मतलब नहीं. इवन इफ देयर इज अ सिग्नेचर, मैंने साइन किया हुआ है करके, फिर भी यू कैन ब्रेक दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. वो दो अलग अलग सिचुएशन है, एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज. याद है कि आपको सबको ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, वहां पे एक्सेप्शंस है. तो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया भी रहेगा तो भी डरने की जरूरत नहीं. कौन सा तो एक पिक्चर था, आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर पिक्चर्स मूवीज नेम. उसमें अक्षय कुमार है, जूही चावला है और कादर खान है. पुराना पिक्चर है. कादर खान अभी तो कब एक्सपायर हो गया. उसमें अक्षय कुमार को तो एकदम आवारा लड़का रहता है और जूही चावला और कादर खान रईस रहते हैं. जूही चावला उसकी बेटी रहती है कादर खान. तो फिर वो इससे प्यार में पड़ती है. तो कादर खान उसको कुछ बोलता है कि बाबा इतना पैसा ले ले और मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो. बट वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. तो फिर अगर सपोज ऐसे वक्त अक्षय कुमार तुम्हारे पास आया और तुमको पूछा कि मैं क्या करूँ, एग्रीमेंट करूँ कि नहीं करूँ, तो उसको बोलने का टेंशन मतलब एग्रीमेंट कर दो, कैश लेने का और बाद में फिर भी शादी करना. बिकॉज एग्रीमेंट मैरिज है वो. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? वैसे एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड के बारे में होता है. यू कैनॉट हैव एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड. You cannot stop a person from exercising his right to do trade, commerce, manufacture in India. That is a birthright given to us by our constitution. कि आपका उपजीविका करने का आपका अधिकार है. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसको कोई भी एग्रीमेंट करके तोड़ नहीं सकता. अगर कोई एग्रीमेंट करके तोड़ता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बिकम काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, विच इज द ओल्ड सिस्टम विच वी डोंट वांट टू कंटिन्यू. वी वांट टू कीप एवरीबॉडी फ्री. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर तुम पार्टनरशिप में उतरते तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ऐसा एक स्पेशल क्लॉज डाल सकते हैं कि जब तक आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो या फिर पार्टनरशिप हमसे रिटायर होने का इतने इतने साल तक, फिर पार्टनरशिप हमसे रिटायर होने का इमीडिएटली, लेकिन फिर भी इस एरिया के बाहर इतने एरिया के अंदर नहीं करने का कंपीटिंग बिजनेस. ऐसा टाइप का क्लॉज डाल अलाउड है क्या? यस. एंड विल इट बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड? नो, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड्रॉइड का जन्म वैसे ही हुआ है, अगर पता रहेगा. एप्पल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें गूगल के दोनों लोग थे. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गूगल के दोनों लोग जो थे वो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे ऑलरेडी. काम उनका सिस्टम से ऐसे ही चलता है, आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली वो कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. और गूगल का खुद का एक सेपरेट फोन चल रहा था, डेवलपमेंट अलग से चल रहा था एंड्रॉइड का. बट इट वाज नॉट अ फोन लाइक दिस काइंड ऑफ फोन जहाँ पे पूरा पूरा सिर्फ स्क्रीन ही है. उसमें आधा पोर्शन स्क्रीन का था, आधा पोर्शन बटन्स का था. ऐसा रखा हुआ फोन डिजाइन कर रहे थे. उसके लिए अपना सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे थे. वो एंडी रूबिन जो आदमी काम कर रहा था वहां पे. और जब वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करके काम करते थे, उनको समझा कि नाउ एप्पल इज कमिंग विद अ कंप्लीटली न्यू सिस्टम वेयर इन द एंटायर फोन इटसेल्फ इज गोइंग टू बिकम द कीबोर्ड. उसको तुम सीधा कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या क्या कर सकते हो, पूरा अलग सिस्टम करने वाले. देन दे केम बैक टू देयर ओन कंपनी एंड सेड यार अपना प्रोडक्ट अभी खड्डे में जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू रन. समझ में कैसे बोल रहा? अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? पूरा पूरा प्रोजेक्ट फटाफट से कंप्लीट करना पड़ेगा. तो 2007 के 2008 में मेरे ख्याल से एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था. एक साल के अंदर अंदर एंड्रॉइड आ गया था. और शुरुआत का एंड्रॉइड इतना परफेक्ट नहीं था क्योंकि इट वाज फटाफट से कॉपी ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच वर गोइंग टू हैपन. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एंड देन दे इंश्योर्ड कि बाबा नहीं, अपने को अभी झंझट नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करने का, एंड्रॉइड हम लोग फ्री में देंगे. एंड्रॉइड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री. एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फ्री. यू कैन नॉट से सर हम लोग सैमसंग है, हम लोग अपना फोन बनाएंगे, आपका आईओएस हमको दे दो. बोलेगा नहीं. वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों साथ में चलते हैं. यहाँ पे एंड्रॉइड क्या बोलता है? एंड्रॉइड इज पूरा फ्री. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? एंड देन दे मेक मनी आउट ऑफ सम डिफरेंट थिंग्स. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेट अस नॉट गो इनटू द बिजनेस मॉडल ऑफ गूगल, बट लेट अस थिंक अबाउट दिस बेसिक आइडिया. तो ये ऐसा हो सकता है क्या पार्टनरशिप फॉर्म में? यस. तो इधर पार्टनर रहेगा, इधर सब चीजें समझ लेगा और बाद में खुद का उसका सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस भी रहेगा. उसका खुद का और 10 जगह पे अलग अलग पार्टनरशिप रह सकता है. वी हैव अलाउड दैट पर्टिकुलर थिंग. वी हैव नॉट सेड दैट इफ अ पर्सन इज अ पार्टनर इन वन पार्टनरशिप फॉर्म देन ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अदर पार्टनरशिप फॉर्म्स. तो इधर से नॉलेज लेगा, इधर से ट्रेडमार्क, इधर से कॉपीराइट्स, इधर से टेक्निकल नो हाउ वो यूज करने का और बाद में दूसरे बिजनेस को मदद करने का जहाँ पे उसके भाई बहन या फिर उसका बीवी वाला उसके पार्टनर्स है. दैट्स नॉट डन. नहीं तो यहाँ पे जब तक काम ठीक से चल रहा है तब तक यहाँ पे काम करने का. जैसे इनके साथ झगड़ा हो गया इमीडिएटली साइड में दुकान चालू करने का, एम्प्लॉयज को लेके जाने का, सेम नाम यूज करने का.
क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन, ये कौन सा है वगैरह करके, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ओके। सो हम बोल सकते हैं कि जब तक आप पार्टनर करके काम कर रहे हो तब तक आपको सिमिलर बिजनेस करने वाला हूँ नहीं। या फिर पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी इतने साल तक, अनलिमिटेड पीरियड तक नहीं कर सकते आप लोग, याद रखो। यू कैन नॉट पुट एन अनलिमिटेड पीरियड बिकॉज यू एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ, योर राइट ऑफ डूइंग द सेम बिजनेस आफ्टरवर्ड्स इज फॉरएवर लॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। बट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन स्पेसिफाई, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम रह सकता है, या फिर कर सकता है, इमीडिएटली चालू कर सकता है, लेकिन इतना एरिया के अंदर नहीं करने का। वी कैन डिफाइन एन एरिया कि अब 3 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि अपना सब कस्टमर यहीं तक आता है, उसके आगे का अपना कस्टमर वैसे भी है नहीं, उधर तो चालू करेगा तो हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज पॉसिबल। So that agreement is not considered as void agreement. That agreement is considered as valid agreement, provided it is reasonable. Section 11 provides that subject to the provisions of the Act, mutual rights and duties of the partners of the firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by the course of dealings. It further provides that such contract may be varied by the consent of all the partners. Underline the word all. Section 11(2) clearly provides that notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act, the contract between the partners may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब तू पार्टनरशिप में है तब तक दूसरा कोई भी दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं करने का, ऐसा क्लॉज भी डाल सकता है क्या? ये भी डाल सकता है। देखो ना क्या बोला है, दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो कैन अ पार्टनरशिप फर्म क्रिएट दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन? एक्चुअली स्पीकिंग पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता नहीं है कि यू कैन बी पार्टनर ओनली ऑफ वन फर्म। पार्टनरशिप एक्ट एक्सेप्ट करता है यू कैन बी पार्टनर ऑफ मल्टीपल फर्म्स। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? बट जनरली इट इज मोर यूजफुल फॉर हूम? फॉर स्लीपिंग पार्टनर्स। तो मैं इस पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल डाल रहा हूँ, मेरे पास और पैसा है, मैं दूसरे पार्टनरशिप फर्म में भी पैसा डालता हूँ, दैट इज पॉसिबल। बट वर्किंग पार्टनर, इसका मतलब क्या हो गया? ही इज सपोज्ड टू डेडिकेट हिज टाइम, एनर्जी, नॉलेज, एवरीथिंग हियर। तो मैं बोलता हूँ मैं पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं डालेगा, मेरे पास पैसा नहीं है बट नॉलेज है, एनर्जी है, उम्र मेरे साथ है, मेरे आगे और 20-25 साल है जब मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं इस फॉर्म में काम करूंगा। आप स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर ऑल हैप्पी, आई एम वर्किंग एज अ पार्टनर एंड यू आर ऑल स्लीपिंग पार्टनर्स। और मैं बोलता हूँ मैं साथ में और एक पार्टनरशिप फॉर्म चालू करूंगा जहां पे मैं वर्किंग पार्टनर फिर से बन रहूंगा। बोलेगा सर आप दो जगह पे काम कैसे कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिवोट योर टाइम प्रॉपर्ली और एफिशिएंसी प्रॉपर्ली। तो नहीं सर, एक साथ 2 गाड़ी नहीं चला सकते आप लोग, एक गाड़ी चलाओ हमको चलेगा, नहीं तो पीछे बैठ जाओ, स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, दैट इज ओके फॉर अस। सो कैन अ पार्टनरशिप फर्म क्रिएट दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट? यस, इट इज पॉसिबल। So while you are a partner, you can't be working partner at 2 different places. तो वो झगड़ा करेगा, अरे यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने को ऑलरेडी बोला हुआ है, आनंद सर ने क्या सिखाया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब पिज्जा का बेस है, उसके ऊपर बाकी क्या एक्ट बैठता है, तो पिज्जा के बेस में जो है ही नहीं वो तो ऊपर कैसे ला सकते? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलेंगे नहीं वो पॉसिबल, इट इज स्पेसिफिकली टोल्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट कि हम लोग इसको परमिट करने वाले। क्लियर? Partnership is a relationship eminently depending on the consent of all the parties, not only for its existence, but for the terms of agreement in all the things consistent with its essential nature and purpose. And an agreement to become partner in the first instance or to vary the terms at any time need not be manifested in any particular form. तो अगर वो एग्रीमेंट करवाने का है या फिर वो एग्रीमेंट को बाद में चेंज करवाने का है, तो करने का टेक्निक या फिर उसको चेंज करने का टेक्निक एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन रखा हुआ नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप इज अराइजिंग आउट ऑफ व्हाट? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज नॉट कमिंग आउट ऑफ लॉ। तो एग्रीमेंट किस तरह से रहना चाहिए, इसलिए हमारे को ज्यादा कंडीशन नहीं है। आप ओरिजिनल एग्रीमेंट अगर ओरल रखते हो तो बाद में भी ओरल रख सकते हैं, ओरिजिनल राइटिंग में, लेकिन बाद में ओरल में रखा रहेगा तो भी हमको चलेगा। वी आर एक्सेप्टिंग द टूफोल्ड वे इन विच एग्रीमेंट्स कैन बी शेप्ड। नंबर 1 बाय स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, एंड नंबर 2 बाय इम्प्लाइड बिहेवियर। क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट आइडिया? ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि अगर 10 चीजें राइटिंग में लिखा तो 11वां चीज लिखा नहीं, इसके बारे में कुछ बोलने का नहीं, ऐसा नहीं है। देन 11वां चीज कैन बी बाय बिहेवियर आल्सो, व्हिच इज ओके फॉर अस। Now the conduct of the business, section 12, subject to the contract between the partners, every partner has a right to take part in the conduct of the business. Subject to बाबा लोग उसको अंडरलाइन कर लेगा, subject to the contract between the partners, मतलब अगर सपोज तुम्हारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिख के रखा हुआ है, बोल के रखा हुआ है कि भैया ये काम सिर्फ यही करेगा, बाकी लोगों ने हाथ डालेगा नहीं, तो फिर बाकी लोग को हाथ डालने को मिलने वाला नहीं। तब ऐसा नहीं बोलने का, बट इन द सेक्शन 12 इट इज मेंशन्ड that every partner has a right to take part in the conduct of the business, so I have every right। ठीक है यार, लेकिन वो क्या ऊपर क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो भूलने का नहीं, उसका आंसर अंडरलाइन करने को बोला। आपने एग्री किया तो अभी बीच में वर्ड करने को आने का नहीं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बाबा लोग राइट बोला हुआ है, ड्यूटी बोला हुआ नहीं है। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? राइट क्या है? मुझे हक है काम करने का, मुझे हक है। Nobody can stop me from taking part in the activities of the business, saying that तेरा सिर्फ पैसा डाल, तू आवाज मत कर,
ऐसा नहीं चलेगा, यू कैन स्टॉप। समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, आई मे माई सेल्फ रिलिंक्विश माई राइट, आई may myself leave my right. I don't want to perform it. That is okay. But if I have not left my right, then the right is bestowed upon me. The right is already imposed upon me, or I can say it is already created for me by the Partnership Act under Section 12. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये राइट मुझे किसी ने देने की जरूरत नहीं, ये राइट पार्टनरशिप में आ गया, तो इस रिलेशनशिप से आने वाला राइट है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा तुम्हारा? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties in the conduct of the business. Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business. अभी यहाँ पे you are not talking about the right, but you are talking about the duty. First point we are talking about your right. Second point we are talking about your duty. और duty क्या है तुम्हारा? You should be performing it diligently. What is the meaning of diligently? Mistake मत करो, ऐसा नहीं, but mistake करो, ऐसा नहीं। जहां तक हो सके वहां तक मिस्टेक अवॉइड करने का कोशिश करो। जब तुम्हारे मम्मी डैडी तुमको बाइक देंगे, कार देंगे चलाने को, तो क्या बोलेंगे? ठीक से चला, डैडी का कार है तो क्या, तो डैडी को इंश्योरेंस का पैसा देखना पड़ेगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है? ऐसा हम नहीं सोचते, हम क्या बोलते हैं? अपनी गाड़ी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? डिलीजेंट है, कभी कभी फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आज घर से निकलूंगा तो एक्सीडेंट करके ही आऊंगा, किसी न किसी को रोक के आऊंगा, ऐसा सोच के नहीं निकलने का रहता है। यू आर सपोज्ड टू बी डिलीजेंट एज इफ इट इज योर ओन कार। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? एज इफ इट इज योर ओन व्हीकल, एज इफ इट इज योर ओन पर्सनल बिजनेस। अगर खुद का पर्सनल बिजनेस है तो तुम कितना डिलीजेंटली काम करते थे, मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए ऐसा करके। वैसे यहाँ पे भी सोचने का कोशिश करा, अरे फॉर्म का पैसा है, मेरा तो थोड़ा डूबेगा, मैं तो वर्किंग पार्टनर हूँ, मेरा पैसा ज्यादा नहीं डूबेगा, डूबेगा तो उनका पैसा डूबेगा, लॉस होगा ठीक है, बट मेरा पैसा तो कुछ डूब नहीं रहा है ना, ये मत सोचा करो। वर्क डिलीजेंटली, ओके। Any difference arising as to the ordinary matters connected with the business may be decided by the majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. But no change may be made in the nature of the business without the consent of all partners. दो अलग अलग चीजें, एक जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स बोला, एक जगह पे ऑल पार्टनर्स बोला हुआ है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग शब्द आए हुए हैं। सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है उधर बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, और लास्ट लाइन का जो सेकंड वर्ड उधर बोल रहे ऑल पार्टनर्स। सर तो अभी ठीक से बताओ, मेजॉरिटी चलेगा कि ऑल चलेगा? मैं बोलूंगा नहीं, तुम अलग अलग सिचुएशन देखो। सिचुएशन कौन सा है? एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स connected with the business may be decided by majority of the partners. Ordinary matters, कि इसको क्रेडिट देना है नहीं देना है, उसने क्रेडिट एक्स्ट्रा मांगा किसी कस्टमर ने तो उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट देना है कि नहीं देना है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? या फिर किसी कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज करना है कि इंटरेस्ट वेव ऑफ करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर सप्लायर के से अर्जेंटली परचेस करने का कि नहीं करने का है, वो अपने को डिस्काउंट नहीं दे रहा है। हमेशा का सप्लायर जो है उसके पास से परचेस करने का है तो अपने को डिस्काउंट मिलता है, बट वो हमेशा का सप्लायर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है और अकाउंट वेरी रीजन, तो अपने को भी अर्जेंटली परचेस करने का है। और ये नया सप्लायर है, वो बोलता है मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो मैं क्रेडिट पीरियड भी नहीं दूंगा, तो नाइदर देयर इज अ क्रेडिट पीरियड नॉट देयर इज डिस्काउंट। थोड़ा रुकेंगे तो इन के सामने को क्रेडिट पीरियड भी मिल जाएगा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन रुकेंगे तो सामने कस्टमर हाथ से निकल जाएगा, और हाथ में आया हुआ कस्टमर निकालना नहीं चाहिए, इसलिए अपने को इस सप्लायर के पास इमीडिएटली परचेस करना पड़ रहा है जो अपना हमेशा का सप्लायर नहीं। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो इधर कस्टमर को छूटने देना नहीं है, इसके लिए हमेशा का सप्लायर अवेलेबल न होने की वजह से हम लोग नए सप्लायर के पास से अनफेवरेबल क्रेडिट टर्म्स पे, अनफेवरेबल डिस्काउंट टर्म्स पे परचेस कर रहे हैं। इज इट नेसेसरी दैट इट शुड बी अ डिसीजन टू बी टेकन बाय ऑल पार्टनर्स यूनिवर्सली? हम मुझे जरूरत नहीं है, दिस इज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि इट कैन बी टेकन बाय सिंगल पार्टनर डायरेक्ट, वी आर सेइंग दैट इट शुड बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे सपोज 5 पार्टनर्स है, 3 लोग बोल रहे हैं हाँ, 2 लोग बोल रहे हैं ना, तो बाद में 2 लोग ऐसे नहीं बोलने का यार यहाँ पे मेरा गला दबाया जा रहा है बस, बाकी कुछ नहीं। हम बोलेंगे नहीं यार ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, यहाँ पे ज्यादा लोगों को जो चीज ठीक लग रही है वो ठीक रहने का ज्यादा चांसेस है कंसिडर करने का। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन जहां पे तुम पूरे के पूरे कोर्स को चेंज करना चाहते हो बिजनेस के, जहाँ पे तुम तुम्हारे बिजनेस के पूरे कोर्स को चेंज करना चाहते हो, इसके पहले हम क्या कंसिडर करते थे? हमेशा क्रेडिट पे गुड्स बेचने का, अब तुम बोल रहे हो अभी क्रेडिट बंद ही कर देने का, कंपल्सरी क्या करना है, कैश पे बेचने का, नो क्रेडिट विल बी अलाउड टू द कस्टमर्स। क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और मे बी अर्लियर वी वर प्रोवाइडिंग ओनली लेट अस से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बिजनेस, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आल्सो। मैं बोलूंगा यार तो बहुत बड़ा चीज चेंज करने वाला है, नाउ इट इज गोइंग टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ये रहेगा, तो इन दैट केस इट शुड बी बाय ऑल द पार्टनर्स। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगा तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, and something which is not ordinary, extraordinary, something which has the capacity to change the basic structure of partnership or basic business of partnership, then it will have to be always by all partners. इसके लिए by default admission of a partner will be by all partners, क्योंकि it is going to change the structure of the business.
क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ, वहाँ पे जास्तीची मेजॉरिटी खेळायचं नाही. बाकी ऑर्डिनरी कोर्स मध्ये जास्तीची मेजॉरिटी कमी मेजॉरिटी तुम्ही खेळू शकता. दॅट इज ओके. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. बोला. जर अग्रीमेंट मध्ये असेल तर असं पण करू शकतो सगळं म्हणजे नेचर पण मेजॉरिटी डिसाइड करता येईल असं. वो तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले बोलता है सबको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. People do that or that usually. It is generally still not because admission creates complications. You can bring a new person and then that new person will again create some extraordinary situations. तो अपना खुद का फ्यूचर में डिफिकल्टी लाने का कोशिश कभी अलाउ करने का नहीं. Neither you should allow it for others nor you should create it for yourself. Because I never knew that you are going to be a friend of mine afterwards. So I don't know exactly what is going to happen after 20 years. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. So number one, you don't know what is going to happen in life. Number two, you don't know what is going to be the impact of different people on account of different things in life. तो अभी से ऐसा कुछ अनलिमिटेड क्रिएट मत करके रखना, इससे तुम कंटिन्यू करो. Next, analysis of section 12. Right to take part in the conduct of the business, section 12A. Every partner has a right. Every partner has a right to take part in the business of the firm. This is because partnership business is a business of partners and their management powers are generally coextensive. Now, suppose this management power of a particular partner is interfered with, and he has been wrongfully precluded from participating therein. Can the court interfere in these circumstances? The answer is an affirmative. मतलब एग्रीमेंट में कुछ बोला हुआ नहीं था कि ये पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी के पार्टनर उसको जानबूझ के बाहर निकाल रहे कि तू नहीं कर सकता है करके. हम बोलेंगे यार दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एट ऑल डन. व्हाई इट इज नॉट डन? बिकॉज आई हैव अ राइट and this right is not given by other partners. This is the right created on account of the partnership relationship. So you can't stop me from taking part in the activities of the business. Okay. He has been wrongfully precluded from participating therein. Can the court interfere in these circumstances? Yes, the answer is in affirmative. The court can and will, by injunction, restrain other partners from doing so. It may be noted that in this connection, that a partner who has been wrongfully deprived of a right of participation in the management has also other remedies. For example, suit for dissolution, suit for accounts without seeking dissolution. तो एक तो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है, कोर्ट को बोलता है कि बाबा इंजेक्शन दे, इंजेक्शन दे दो, नहीं इंजेक्शन दे. मेरे ख्याल से सूट फॉर इंजेक्शन तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखा हुआ है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेमेडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन? चलो बताओ. आता कॉन्ट्रॅक्ट असं की ही पर्टिक्युलर थिंग नाही करायचं आणि मग त्याच्या ब्रीच झाला तर मग पुढे करू कंटिन्यू करू शकतो. Anybody else? What is the meaning of suit for injunction? किसी को याद नहीं आ रहा है? प्रोफेसर को बोलूंगा तो वो आपको आप गाली देंगे मस्त से. अच्छा ऑलरेडी किती होतं माता जरा सांग. अभ्यास करायचा की कशाला घाबरायचं? अभ्यास करायचा. इंजंक्शन मतलब क्या है? अच्छा वो सब छोड़ दो, सूट फॉर इंजंक्शन का बात छोड़ दो. इंजंक्शन शब्द का मतलब बताओ. इंग्लिश शब्द है वो. अच्छा 2 मिनट, तुम्हारा फोन बाहर निकालो, उसमें गूगल में टाइप करो इंजंक्शन मीन. निकालो जल्दी देगा. इंजंक्शन का मतलब क्या है? डेटा कनेक्शन रहना चाहिए तुम्हारे पास. Judicial orders restraining a person from beginning or continuing an action certain or unwilling the legal right of another or compelling a person to carry out a certain action. Example, to make restitution to an सापडला. इंजेक्शनचा अर्थ इंग्लिश में सापडला. त्याचा अर्थ काय? बेसिकली ऑर्डर आहे. काहीतरी करायचं किंवा काहीतरी नाही करायचं, असं करायला चालणार नाही किंवा असंच करायला लागेल असं कोर्ट जेव्हा सांगतं तेव्हा, म्हणजे हे लोक माझं ऐकत नाहीये तर तुम्ही त्यांना सांगा. समजतं मी काय म्हणतो ते? हे लोक माझं ऐकत नाही तर तुम्ही त्यांना सांगा आता त्यांना माझं ऐकायला लागेल, कारण की जर का तुमचं नाही ऐकलं तर इट इज गोइंग टू बी अगेन्स्ट लॉ, देन देयर इज अ पनिशमेंट. काय समजतं की मी काय म्हणतो? म्हणतात सूट फॉर इंजंक्शन. सूट फॉर इंजंक्शन म्हणजे बेसिकली काय की तुम्ही सांगता कोर्टाला, अहो बघा हे माझे असे पार्टनर आहेत आणि मला त्रास देत आहेत, जरा तुम्ही त्यांना सांगा ऑर्डर द्या. समजते मी काय म्हणतो ते? अरे कुछ तो बोलो. इंजेक्शन इज ऑलवेज बाय द थर्ड पार्टीज एंड जनरली इट इज ऑलवेज बाय द कोर्ट. समझते मैं कैसे बोल रहा हूँ? जनरली इट इज ऑलवेज बाय द कोर्ट. आप क्या करते हो? मम्मी आपको कुछ तो बोलती रहती है, फिर आपका सिर दुखता रहता है, आपको गुस्सा आता है, डैडी को बोलते डैडी आप दर्द देखो ना ऐसा क्या करती है करके. व्हाट आर यू डूइंग?
यू आर आस्किंग फॉर सूट फॉर इंजंक्शन. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यू आर टेकिंग इट टू हाई कोर्ट. और डैडी देख लेते रहेंगे तो यू गो टू ग्रैंडफादर. दादाजी ये देखो ना कैसे करते करके. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ऑलवेज सीकिंग सुप्रीम कोर्ट. इधर ऊपर जा सकते हैं, इंजंक्शन कर सकते हैं कि अपने साथ इंजस्टिस हो रहा है. तो you are expecting that other person to stop from doing something what is doing to you, and for that purpose you are asking the order of court. That is called as injunction. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो नंबर 1 उसके पास इंजंक्शन का ताकत है. If a particular partner is having the right to participate in the activities of the business and he is being prohibited from taking part in the business, in that case he can go to the court of law and ask for injunction. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब कोर्ट बोलेगा ये तुम उसको ऐसा रोक नहीं सकते है, उसको काम करने को दो. It is his right. You can't stop his right. This is the first thing. But it does not mean that is the only right which he is having. If a particular partner is being stopped from performing his right of taking part in the business, then he can also file a suit for dissolution. नहीं चाहिए, पार्टनरशिप बंद करवा दो बस. मुझे नहीं काम करने को देंगे, तुमको भी काम करने को नहीं दूंगा. आपको राजा काय चाललं आहे? अजून गोष्ट माहिती का देवण दिलेली परत दुसरी मिळत नाही. काय पण चालू असतंय. मी माझ्या वर्गात काय काय करू? वर्गात शिकू पण हे पण सगळं कोण डोळ्यात मोठं घालतंय, कोण डोळ्यात पेन्सिल घालतंय. चलो वो देख के मुझे डर लगना चालू हो गया, क्या करेगा करके. और तेरे आजू बाजू में 2 लोग बैठे हैं ना, वो हिलने वाले लोग हैं कंटिन्यूसली. तो कुछ भी बीच में हाथ हिला देंगे, कुछ तुझे तकलीफ हो जाएगा सब चीजों का. चलो बी विद मी. तो तेरे पीछे वाला तो मारामारी का मूड में है. क्या करेगा, तुझे तकलीफ हो जाएगी. चलो कुछ भी करते बैठे बैठे. चलो बी विद मी. Be with me. I have not given you permission to talk to him. नहीं तूने तुझे मागचं बोल देगी, तुला नाही बोलत. Yes. So where I was. First one he can go for suit for injunction. Injunction मतलब कोर्ट को बोलो कि भैया इनको रोको, मुझे काम करने से रोक रहा है. मुझे काम करने से रोकने के खिलाफ इनको रोको, मतलब मुझे काम करने दो. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा पॉइंट सूट फॉर डिसोल्यूशन. ये मुझे काम करने को नहीं दे रहे, तो इस पार्टनरशिप में बाद में आगे चल के तकलीफ होने वाला है. आपने अभी इंजंक्शन कर भी दिया, इन्होंने अभी टेम्पररी पर्पस के लिए मुझे काम करने को परमिशन भी दे दिया, तो भी मन में जो खटास आ चुकी है वो कभी खत्म होने वाली है नहीं. ये कुछ ना कुछ नया नया चीज ढूंढ के निकालते रहेंगे और अल्टीमेटली पार्टनरशिप फॉर्म में डिफिकल्टी आते जाएगा. और तब तक तो शायद फॉर्म का सारा बिजनेस खराब हो गया रह सकता है, तब तक गुडविल खत्म हो गया रह सकता है, तब तक एसेट में डिप्रीशिएशन हुआ रह सकता है. तो बाद में जाके डिसोल्यूशन होने का और बाद में मुझे तकलीफ होगा, हाथ में पैसा कम मिलेगा, उससे अच्छा आज ही डिसॉल्व करवा दो, कम से कम मुझे पूरा पैसा तो मिल जाएगा मेरे. तो यू कैन गो फॉर सूट फॉर डिसोल्यूशन. दिस इज द वेरी पावरफुल राइट गिवन टू द पार्टनर बाय सेक्शन 12. What it is telling you कि अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो आप वो डिसोल्यूशन के लिए भी डायरेक्टली बात कर सकते हो. तो दिस इज वेरी पावरफुल फॉर अस टू रिमेंबर दैट इफ we are causing the kind of difficulty to other partners, then they can dissolve the business. So don't unnecessarily try to push others. समझ अगर तुमको ये पुश करता रहेगा तो याद रखो तुम उनको पूरा सबक सिखा सकते हो. और दूसरा, अगर तुम दूसरे को पुश करने का कोशिश करोगे तो वो अपने पार्टनरशिपों को डिसॉल्व करवा सकता है. और दूसरा क्या है? सूट फॉर ट्रू अकाउंट्स विदाउट सीकिंग फॉर डिसोल्यूशन. नहीं ठीक है, मैं डिसोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, इंजंक्शन भी नहीं चाहिए मुझे, क्या क्या किया है उसका मुझे अकाउंट लाना, ये मांग सकता हूँ क्या? सो 3 राइट्स आर गिवन. फर्स्ट राइट कौन सा है? सूट फॉर इंजंक्शन. दूसरा सूट फॉर डिसोल्यूशन एंड तीसरा सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट डिसोल्यूशन. या मतलब ही कैन देन स्पेसिफाई कि मुझे इसमें से कितना कंप्रेशन देने का है. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक लॉजिक. Next point. The above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. It is quite common to find a term in the partnership agreements which gives only limited power of the management to a partner, or a term that the management of a partnership will remain with one or more partners to the exclusion of others. In such a case, the court will normally be unwilling to interpose the management with such other partner or partners unless it is clearly made out that something was done illegally or in breach of the trust reposed on such partners. So generally क्या होता है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि किसको किसको बिजनेस करने का अधिकार है और किसको किसको बीच में टांग अड़ाने का अधिकार नहीं. अगर ऐसा क्लॉज तुम्हारे पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में रहेगा और बाद में किसी एक पार्टनर को, जिसको ऑलरेडी एग्रीमेंट में बोला हुआ है कि आपको काम करने का नहीं है, यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर राइट, योर राइट इज एक्सक्लूडेड नाउ, ऐसा पार्टनर अगर कोर्ट के पास जाके बोलता है कि मुझे पार्टिसिपेट करने का था लेकिन मुझे तकलीफ दे रहे, तो जनरली कोर्ट बीच में नहीं आता. कोर्ट बोलता नहीं, तूने एग्री किया हुआ है ना, अभी मैं नहीं बात करूंगा. लेकिन अगर सपोज उसने प्रूव किया कि मैं खाली फुकट नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पार्टनरशिप में भी एक्टिव पार्ट लेने का, आई हैव ऑलरेडी साइंड एन एग्रीमेंट इन विच आई हैव रिनाउंस्ड माय राइट ऑफ
management of the partnership firm. But the people with whom the right is vested just now are the people who are using it for illegal activities. So if you will not allow me, then they will break the law. And by breaking the law, they are going to create liabilities on the partnership firm, for which I will also be liable, because I have agreed that they are going to be the partners. तो ऐसे वक्त कोर्ट बीच में आ सकता है, बोल सकता है कि ठीक है, पहले एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को सेट असाइड करेंगे और हम लोग फिर से बार बोलेंगे कि दिस पार्टनर इज हैविंग द राइट, the right which he himself has renounced, the right which he himself has surrendered, the right which he himself has closed, can again be opened by the court, provided it can be proved that the activity which is done by other partners is illegal. क्या समस्या को कैसे बोल रहा हूँ? अदरवाइज कोर्ट बीच में टांग अड़ाने वाला नहीं. ये जो भी कुछ तो कोर्ट का टांग अड़ाने का ताकत इसे दो ही बार होता है. नंबर 1, वेयर इज नो कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट एट द बिगिनिंग, और द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट हु विल डू व्हाट, और फिर भी कोई किसी को रोकता है तो दैट केस कोर्ट बीच में आएगा. और दूसरा, when there is an agreement which tells who can do what and who cannot do what, but it can be seen that the people who are given the right to do certain things are doing illegal things, then the court can reopen the closed right for other partners to take part in the activities of the partnership firm. Clear? Any difficulty? Shall I go ahead? नक्की कळलं आहे? चला पुढे. Right to be consulted. Right to be consulted, section 12C, where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the views of the majority of them, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided. But no change in the nature of business of the firm can be made without the consent of all the partners. This means that in routine matters, the opinion of the majority of the partners will prevail. Of course, the majority must act in good faith, and every partner must be consulted as far as practicable. It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply when there is a change in the nature of the firm itself. In such a case, unanimous consent of all the partners is needed. एक छोटा पॉइंट है, कितनी गुड पॉइंट है बघा. Of course, the majority must act in good faith and every partner must be consulted as far as practicable. As far as practicable. किती मस्त शब्द वापरतात सगळ्या गोष्टींसाठी. समजा असं झालं की 5 पार्टनर होते, समजा मी काय म्हणतो, आणि एका नवीन सप्लायर कडनं मला गुड्स परचेस करायचे, तो आपल्याला डिस्काउंट टर्म देत नाहीये, तो आपल्याला क्रेडिट टर्म देत नाहीये, अनफेवरेबल सिच्युएशन आहे, पण एक महत्त्वाचा कस्टमर आहे, त्याला जर का आपल्याला पटकन शांत करायचं असेल, आपल्याला इकडनं परचेस करणं आवश्यक आहे, नाहीतर महत्त्वाचा कस्टमर हात न जाईल. समजा मी काय म्हणतो, ते नेहमीचा सप्लायर नेमका बंद पडलेला आहे, काय पण कारण असेल त्याच्यामध्ये, या सप्लायरवर आपल्याला अजून टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट डिफरंट करण्याची वेळ लागणार आहे. आता काय करायचं, 5 पार्टनरची मीटिंग घ्यायची, ठिकाणी हो म्हटलं, दोघांना म्हटलं चालणार आहे, पण गंमत काय झाली, त्यावेळी एका पार्टनर ऍक्सिडेंट झाला आणि तो कोमामध्ये. समजतं मी काय म्हणतो. आता मीटिंग कशी घ्यायची, फिर अगर मीटिंग लेके हो गया, बाकी के 4 पार्टनर ने मीटिंग किया, 3 ने हाँ बोला, 1 ने ना बोला, हमने बोला जैसे मेजोरिटी डिसीजन लेके हो गया, फिर एक्सीडेंट वाला आदमी कोमा से बाहर आता है, बोलते हैं आई वाज नॉट अप्रोच्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, ऑल पार्टनर शुड बी कंसल्टेड, ऐसा करके बोला. यूनानिमस डिसीजन नहीं रहेगा तो भी चलता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेजोरिटी डिसीजन लगता है, ठीक है आपका मेजोरिटी था, सच्ची बात है, बट ऑल पार्टनर्स मस्ट बी कंसल्टेड एंड आई वाज नॉट कंसल्टेड. सिंस आई वाज नॉट कंसल्टेड, दैट मींस द डिसीजन इज रॉन्ग. हम बोलेंगे नहीं, आगे और एक शब्द था, एज फार एज प्रैक्टिकल. हमने आप गोवा में थे, आपके साइड में आके बात करके गए थे, आपको सुनाई नहीं दिया रहेगा, बाकी सबको समझा में कैसे बोल रहा, एज फार एज प्रैक्टिकल. इफ इट इज इम्पॉसिबल, then it is better not to go for that particular thing. नहीं यार, कोमा में नहीं था वो, किधर तो घूमने को चला गया था, वहां पे नेटवर्क नहीं था, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था. समझ में कैसे बोल रहा हूं. हमने गूगल मीट, जूम मीट वगैरह को रख दिया, वो मीटिंग में भी आया था, लेकिन उसका कनेक्शन बंद पड़ गया, लैपटॉप का बैटरी खत्म. जहां पे था उधर वो जंगल में जाके कुछ तो टेंट वेंट जाकर लगा के बैठा था, अभी और सब लगे, अभी क्या कर रहा है, डीजल फटाफट लेने का, चलो खत्म. समझ में कैसे बोल रहा है, एज फार एज प्रैक्टिकल. सबको पूछना नहीं, मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बोलने के पहले उसका लैपटॉप बंद पड़ गया, हम क्या कर सकते हैं. That's not our problem now. And this is the ordinary course of business. Ordinary course of business रहेगा तो majority जाता है, और consultation is compulsory. But decision is on majority. But वो consultation compulsory भी कैसा? As far as practical. So को समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ. Next part. The right to access the books. Every partner, whether active or sleeping, is entitled to have access to any of the books of the firm and to inspect and take out a copy thereof. The right must, however, be exercised bona fide. कोई बोनाफाइडे बोलता है, कोई बोनाफाइड बोलता है, कोई बोनाफिडे बोलता है, जैसा अच्छा लगे वैसा बोलो, अपना मराठी शब्द तो है नहीं, सो वाई टू वरी. और इंग्लिश में अपने को बोल के दिखाएगा नहीं, अपने को इंग्लिश में लिख के दिखाएगा एग्जाम में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मुझे बोनाफाइडे बोलने का अच्छा लगता है, मैं बोनाफाइडे बोले. ओके, तो
उन्होंने बोला कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Every partner has a right to access the books of accounts. He may be an active partner, he may be a sleeping partner. That's very important. Either active or sleeping. He has also the right to take copy of the same. जरूरत तो भी ले सकता है, ले सकता है. प्रिंट आउट ले सकता है, प्रिंट आउट लेके जा सकता है. हम बोलेंगे ऐसा कैसे कर सकता है, तू नहीं कर सकता. हम बोलेंगे नहीं यार, ये ना सेक्शन 12 सबसेक्शन डी में बोला हुआ है क्या है, वो राइट टू मेक कॉपी प्रोवाइडेड he is taking the copies basically for bona fide reasons, not for the purpose of malintentions, but for the purpose of good intentions, basic intentions. पार्टनरशिप फर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी और को अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, जिनको इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है, ये सब चीज के लिए कॉपी करता रहेगा, तुम बोलोगे सॉरी यार आपको नहीं मिल सकता. That is the only point where the partnership firm can stop him from accessing the books or from making a copy of the same. समझ रहे कैसे बोल रहा हूँ? वो पार्टनरशिप फर्म का घोटाला बाहर लाने वाला है तो भी चलेगा. हम ये नहीं बोलेंगे फिर इन दैट केस ही कैन नॉट डू दैट. दैट इज ओके, ही कैन डू दैट. बट वो पार्टनरशिप फर्म को जो एक्चुअली अपना बिजनेस ठीक ठाक कर रही है, उसमें कुछ फ्रॉड और कुछ नहीं है, उस फर्म को तकलीफ देने के लिए अगर वो कुछ गड़बड़ करता रहेगा तो हम बोलेंगे सॉरी, देन योर राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रोहिबिटेड, अदरवाइज इट इज नॉट प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट पार्ट, right of legal heirs, representatives, their duty and authorizations. In the event of death of a partner, his heirs or legal representatives or their duly authorized agents shall have a right to access to and to inspect and copy any books of the firm. उनको लेकिन पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में. उनको कंसल्टेशन का भी झंझट नहीं है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Neither they can take decisions nor they can consult or nor they can be consulted to take decisions. But yes, they are having a right to access the books of accounts and they are having a right to make the copy of the same. सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? किसको मिलेगा? लीगल एयर्स को मिलेगा. उसके अलावा अगर उनको खुद को समझता नहीं, इसलिए उन्होंने किसी और को अपॉइंट किया रहेगा, भाई आप हमारे लिए काम करो. वो अनपढ़ गवार बीवी थी और उसका बच्चा लोग छोटा था, कुछ समझ में आता है, उसने बोला फिर ठीक है, मुझे इतना तो मालूम है, एक्सपीरियंस लाइफ का है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा. तो शी हायर्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइक यू, क्या आप जाके इस पार्टनरशिप फर्म के साथ जरा डील करके आओ. समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो वो बोलते कि नहीं, हम किसको देंगे? नंबर 1 पार्टनर को, नंबर 2 लीगल एयर को. आप कौन हो? अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. हम बोलते नहीं सर, आपने सेक्शन आगे पढ़ना चाहिए 12E, उसमें भी बोला था लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स. सो यू विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? दैट इज अलाउड. नेक्स्ट पार्ट इज म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज. वी आर हैविंग 15 मिनट्स इन आवर हैंड. आई थिंक वी कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेरी इजीली. सेक्शन 13, फिर से एक बार शब्द कौन सा लिखा है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मतलब एग्रीमेंट में कुछ अलग बोला रहेगा तो एग्रीमेंट को फॉलो करो, नहीं बोला रहेगा तो सेक्शन 13 के पास आओ. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? डायरेक्टली मेरे पास मत आओ, पहले उधर जाना. एग्रीमेंट वो साइलेंट रहेगा तो मेरे पास आना. नेक्स्ट, a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. The partners are entitled to share equally the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. A partner making for the purposes of business any payment or advance beyond the amount of capital has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. The firm shall indemnify the partner in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary course and proper conduct of the business, and in doing such act in an emergency for the purposes of protecting the firm from loss, as would be done by any person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. क्या ब्यूटीफुल सेक्शन है. एक तो अपना ये एडमिशन रिटर्न के टाइम बहुत सारा बात करके हो गया था. नो सैलरी टू पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पीएसआर शुड बी इक्वल. वो बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे फिर से बार आए हुए हैं. समझ में क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. नहीं सर, लेकिन हमने कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है. उसके अंदर था मिस्टर ए वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी, तो क्या वो ऊपर का सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? तो एग्रीमेंट बोला रहेगा तो यू कैन स्पेसिफाई दैट सम पार्टनर कैन गेट रेम्यूनरेशन. नेक्स्ट, the partners are entitled to share equally profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. ये अपना लॉजिक है. PSR should be equal. और मैंने एक बार बोल कर रखा था profit includes losses, but there can be a partner in profits only. In that case it is subject to contract. क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? वो पार्टनर को सिर्फ क्या मिलेगा? प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लॉस का शेयर मिलने वाला नहीं. कहते मैं कैसे कहते थे? पुढचा पॉइंट, when a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. पहली बात देखो कैसे बोलते हैं. फिर बोलते हैं where a partner is entitled to interest on capital, मतलब by default interest on capital is not allowed. लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है
okay, all the partners are entitled to, let us say, 12% interest on capital. And in the current year, the firm has suffered loss. In the current year, the firm has suffered loss. So the partners cannot say, but loss हुआ तो भी क्या हुआ? Interest on capital देना पड़ेगा, क्योंकि हमने agreement में लिखा हुआ है. And subject to contrary agreement ऐसा करके separately बोला हुआ रहता है ना, तो हमको तो interest मिलना ही चाहिए. No interest on capital का बात मत करो. हम बोले कि देखो भैया, दो अलग अलग सेंटेंस है, वो एक शब्द डाला है उन्होंने, where the partners are entitled to, or where a partner is entitled to. But number one, there are two situations automatically created. Number one, where the partner is entitled to, and number two, where the partner is not entitled to. Not entitled to रहेगा तो झंझट ही नहीं है, interest on capital मिलने वाला ही नहीं है. By default, we don't give the right to receive interest on capital. Please tell me, share capital जब तुमने इन्वेस्ट किया रहता है, तो तुमको डिविडेंड मिलता है कि तुमको इंटरेस्ट मिलता है? डिविडेंड मिलता है. तो पार्टनरशिप में कैपिटल में इन्वेस्ट किया, तुमको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, कमिटमेंट नहीं रहना चाहिए. इट शुड बी बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमको क्या मिलना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिलना चाहिए पहली बार. लेकिन तुमने एग्रीमेंट करवा के लिया स्पेशल वाला, कि जिसमें तुम बोल रहे हो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लेंगे, तो बोले कि ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हो, हम भी ना नहीं बोलेंगे. दैट मींस यू आर क्रिएटिंग टू पार्ट्स. ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ. दैट मींस यू आर क्रिएटिंग टू पार्ट्स ऑफ योर प्रॉफिट. वन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, एंड वन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन पीएसआर. ऐसा तुम क्रिएट करो, बाकी कुछ नहीं. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन व्हाट? ऑन कैपिटल. तो जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा इंटरेस्ट, जितना कम कैपिटल उतना कम इंटरेस्ट. मतलब प्रॉफिट जो यूज हो गया रहेगा, उस प्रॉफिट के दो टुकड़े कर दो. एक प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो, एंड एक प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द पीएसआर. लेकिन याद रखो, प्रॉफिट का ही शेयरिंग है. अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ रहेगा तो तुम उसके दो टुकड़े कर ही नहीं सकते हो. दो टुकड़े कर ही नहीं सकते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का सवाल ही नहीं आता. तो नंबर वन, बाय डिफॉल्ट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, you are not entitled to any interest on capital. But if you want, you can create interest on capital. Although you call it as interest on capital, we are treating it as nothing but sharing of profit. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? So we are specifically telling, okay, even if you have agreed that the partners are going to get interest on capital, still we are also specifying that this interest can be given only when the firm is making profit. Despite of the fact that your agreement is mentioning some interest on capital, that interest cannot be given. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? That interest cannot be given. Is it clear अभी? अरे कुछ तो बोलो. वरना क्या होगा? वो जो इंटरेस्ट तुम पे करने वाले हो, अल्टीमेटली कैपिटल में से जाए, प्रॉफिट नहीं है, फिर भी तुम इंटरेस्ट देना चाहते हो. इंटरेस्ट देना चाहते हो आउट ऑफ कैपिटल. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? This doesn't make. It's very important point, especially for the purpose of wherein there are some sleeping partners who have contributed huge. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो बोल रहा है हमको 10% तो 12% इंटरेस्ट मिलते रहना चाहिए. हो जाए बैंक में पैसा डालेंगे तो क्या होगा? उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा. वहां पे डाल रहे, यहाँ पे डाल रहे. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? और वर्किंग पार्टनर्स है. Situations have gone bad, because of that the firm is suffering losses, and then you are saying that but हमारा इंटरेस्ट कैपिटल तो देना पड़ेगा भैया, हमने एग्रीमेंट किया हुआ है. तो फिर अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? लॉस विल गो अप. क्या समझ सकते हो कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड इनका कैपिटल अकाउंट विल गो अप, बिकॉज़ एंट्री क्या होगा तुम्हारा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा. फिर अगर उस दिन बोला अभी चलो बस हो गया, डिसोल्यूशन कर देंगे, नहीं होता. डिसोल्यूशन करेंगे तो उनका कैपिटल क्लेम ज्यादा रहेगा. So they will take away more money back to home as compared to working partners. Create this situation. That's why we are specifying that तुमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला रहेगा, तो याद रखो कैपिटल में इन्वेस्ट करने का मतलब. सो तुमको इंटरेस्ट का अधिकार नहीं है, तुमको एक्चुअली स्पीकिंग डिविडेंड का अधिकार है. तुमने उसको इंटरेस्ट बोला रहेगा तो इंटरेस्ट बोलने को तैयार है, लेकिन फिर भी याद रखना तब देने का रहता है जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ रहता है. लॉस हो रहेगा तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है ही. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. Suppose the profit was 20,000 आणि total interest payable असेल 30,000. It should be restricted to 20. The rate of interest will be getting reduced. ते किती reduce होतं? 30,000 हाँ. मध्ये That they will have to decide कि 20 पूरा खत्म करके कि 20 में से 10 खत्म करके बाकी के 10 को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वो हाँ उनको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर क्या हो जाएगा, का मन खटास हो गया तो फिर से फॉर्म खड्डे में जाएगा. सिंपल लॉजिक. व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग अहेड, यू आर आल्सो गोइंग अहेड. एंजॉय. व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग बिहाइंड और इट इज स्टक अप, यू आर आल्सो स्टक अप. डोंट ट्राई टू स्नैच फ्रॉम ईच अदर. दैट्स द बेसिक आइडिया.
एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट नहीं ये रिलेशनशिप आगे अपने को कंटिन्यू करवाने का, तो जितना मिल सकता है उसमें थोड़ा कम ले तो भी चलेगा, सामने वाले को जिंदा रहने दो, देन देयर इज अ चांस दैट यू कैन सस्टेन. समझा? A partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital has agreed to subscribe. मतलब कैपिटल के लिए जितना पैसा उसने लाना चाहिए ऐसा मैं बोला था, उसके मुकाबले अगर वो ज्यादा पैसा लाता है, मतलब वो he has given loan, मतलब he has given loan, कैपिटल के मुकाबले जितना पैसा लाना चाहिए था उसके ऊपर भी उसने ज्यादा पैसा लाया रहेगा, तो दैट इज नथिंग बट लोन. लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देने का? 6% पर है. नहीं सर हमने 12% बोला तो दे दो, नहीं बोला रहेगा तो 6%. लेकिन सर वो प्रॉफिट के टाइम मिलेगा कि लॉस के टाइम? वो लॉस के टाइम भी ले सकता है, क्योंकि इट इज ओवर एंड अबव कैपिटल, इट इज नॉट इंटरेस्ट कैपिटल, इट इज एन अमाउंट व्हिच इज एडवांस बाय द पार्टनर ओवर एंड अबव कैपिटल, दैट मींस इट इज लोन. तो इसमें वो कंडीशन नहीं कि प्रॉफिट हुआ रहेगा तो देने का है. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूं? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट पार्ट. द फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary or proper conduct of business. तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनर ने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का खर्चा किया, पार्टनरशिप के लिए पार्टनर ने अर्जेंटली कैश पेमेंट करने का था, कैश पेमेंट कर दिया, बाद में उसने वाउचर फॉर्म को दिखाया, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पेमेंट कर देने का, रिइंबर्स कर देने का. गड़बड़ ऐसी है, टैक्सी से गायब हो गया, ये झगड़ा नहीं करना, वैसा कंसिडर करने का है. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बस के लिए रुकता था नेट के शहर में, टाइम टेबल अपना पूरा, रिक्शा से जा सकता है, रिक्शा नहीं मिला, सिंपल सिचुएशन, आई एम टेकिंग द डिसीजन फॉर द पर्पस ऑफ, वो प्रूव होता रहेगा तो दैट इज ओके. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इससे और खर्चा कम हो सकता था, और खर्चा कम हो सकता था, ऐसा मत सोच, दैट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने खर्चा किया रहेगा तो उसको रिइंबर्स करके मिलेगा. नेक्स्ट, इन डूइंग सच एन एक्ट इन इमरजेंसी the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. This is very important. कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये सिचुएशन रहती थी तो शायद एक खर्चा कभी भी नहीं किया जाता था, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स ही नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स है. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स है तो ये बार बार तो कभी कभी होते ही नहीं. पार्टनरशिप फर्म की जिंदगी में अभी एक बार हुआ है, आगे कभी होगा इसका भी गारंटी नहीं है. तो इसकी वजह से ये खर्चा सचमुच में करना जरूरी था क्या? इतना ही करना जरूरी था क्या? ये सब क्वेश्चंस का आंसर शायद नेगेटिव में आ सकता है. इसके अलावा जो वैरायटीज क्रिएट हो सकते हैं, ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था. क्या समझ सकते हैं कैसे बोल रहा हूँ? और सर ये किया इसके इतना खर्चा, वो क्या तो उतना खर्चा नहीं होता था, कम खर्चा होता था. बट वो बोलेगा सर ऐसा नहीं है, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. यहाँ पे एट दिस स्पॉट ऑफ द मोमेंट फटाफट से डिसीजन लेने का था, तब मुझे जो सूझा वो मैंने कर दिया. अगर मेरा खुद का बिजनेस था तो मैं यही करता था, अगर मेरा खुद का बिजनेस था तो भी मैं यही करता था. In that case, it is better that you are not honestly going to question why did you do this person. How do you agree? तो आज से पार्टनरशिप फर्म के स्टॉक को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसने फटाफट से डिसाइड कर लिया. समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूं? उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, बाकी के पार्टनर्स अवेलेबल नहीं थे और कंपटीटर्स अपने ऊपर बहुत सारा खर्चा करते जा रहे थे अपने बिजनेस को डुबाने के लिए. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट डिसीजन ले लिया, कुछ बड़ा एडवर्टाइजिंग का खर्चा करके. अदर पार्टनर्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी रीजन. दो ही पार्टनर्स का पार्टनरशिप में एक पार्टनर अभी अवेलेबल ही नहीं हो रहा है. इसने बोला अभी चलो जल्दी करने का, वो कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. टेंडर कुछ तो फट से भरने का था, अगर वो भरेंगे तो पार्टनरशिप उनको फायदा होने वाला है, नहीं भरेंगे तो इन केस पार्टनरशिप को नुकसान होने वाला है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बोलते ठीक है, फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है. यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने का है फिर कि इतना सचमुच में करना चाहिए था कि इसके मुकाबले अगर ये क्या ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी, नॉर्मल दिमाग वाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला भी नहीं चाहिए. एक नॉर्मल दिमाग वाला आदमी ऐसा बिजनेस में अगर खुद का बिजनेस डाला हुआ दिखेगा तो क्या करेगा? वही उसने पार्टनरशिप फर्म के लिए किया रहेगा तो ठीक है, देन यू एक्सेप्ट इट that he has not done it for the purpose of causing harm to the partnership firm, then reimburse him for all the expenses which he has incurred for the firm. तो ordinary course of business रहेगा तो there is no tension, just approve it. Extraordinary situation रहेगा तो फिर एक क्वेश्चन पूछो कि if it would have been his own business in the similar situation, then a normal person of normal IQ, what he would have done? Would he have done similar situation? Yes, then you approve it. There is no need to unnecessarily check कैसा क्यों क्या, ऐसा क्यों क्या. हर चीज में तुम पूछ नहीं सकते कि मैं तेरी जगह पर तो मैं ऐसा करता था, ऐसा नहीं रहता है. तू किसी जगह पर तो अलग करता था, हमेशा बोल सकते हैं हम. आई कैन ऑलवेज टेल दैट ये ऐसा करने के वजह अगर मुझे करने को तो वैसा करूंगा. बट उस सिचुएशन में जब तुम जाओगे तब तुम क्या करो वो देखने का रहता है. उस सिचुएशन जब तुम हो ही नहीं और तुमको बाद में आराम से बैठ के कुर्सी में बैठ के आराम से सोचने का, अरे मेरे तो क्या करता था, बोलने का तो मैं कुछ भी कर सकता.
बट उस सिचुएशन में जब मैं एक्चुअली जाऊंगा सिचुएशन में, तब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, दैट डिपेंड्स। तब वो नॉर्मल आईक्यू का आदमी ने किया हुआ काम रहेगा, तो छोड़ दो, टेंशन लग करके मत लो। अ पार्टनर shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. अब तक हम बोल रहे थे कि फर्म ने उसको रिइंबर्स करने का है, अब हम बोल रहे हैं कि उसने फर्म को रिइंबर्स करने का है। इफ ही हैज डन सम willful neglect, willful जानबूझ के उसने कुछ काम किया और फर्म को नुकसान हुआ, बट फर्म को नुकसान होने के इंटेंशन से उसने काम किया हुआ नहीं है। उसका इंटेंशन था फर्म को प्रॉफिट ही होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया, तो in that case there is no need to ask for reimbursement from the firm, so reimbursement from the partner. On the other hand, if the partner has willfully planned, schemed कि फर्म को भी बराबर से नुकसान पहुंचाऊंगा, ऐसा करके कुछ किया रहेगा, तो जो नुकसान उसकी वजह से फर्म को हुआ रहेगा, वो नुकसान फर्म उसके पास से रिइंबर्स करवा के ले सकती है। That's all about section 30। उसका एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, आप घर से पढ़ सकते हैं। क्लियर? ठीक है। कल मेरा लेक्चर ज्यादा टाइम है, कल मेरे ख्याल से इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, कल वेडनेसडे है ना, इंग्लिश लेक्चर नहीं है, मतलब 8:45 को मेरा लेक्चर चालू होगा, 8:45 to 11:30 लेक्चर लूंगा। ओके, बीच में ब्रेक दूंगा, टेंशन मत लो।